ऑनलाइन जो भी बच्चे एक बार कंफर्म करना तो ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या सब डिस्कस किए थे? हीट बजट है ना। अच्छा, मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि अगर कोई आंसर लिखना चाहो तो लिखा है क्या? नहीं? ठीक है, ऑल गुड है, ठीक है। नहीं, देखो एनसीईआरटी का जो पीछे का जो क्वेश्चन जो होता है ना उसको प्रैक्टिस कर लिया करो, है ना। कहीं ना कहीं वो जो है आपको जीएस में पूछ देता है वहां से। ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर्स जो है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस हालांकि डिस्क्रीट वे में किया था, बट थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि क्या सब लेयर्स हैं। और ठीक है। तो सबसे नीचे का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फेयर, है ना। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर? तो ट्रोपोस का मतलब होता है इंटरमिक्स होना, है ना, मिक्सिंग होना उसमें, है ना। सो दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ योर एटमॉस्फेयर विच इज कॉल्ड एज द ट्रोपोस्फेयर, है ना। दिस इज द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। और ये अर्थ का अपना सरफेस है ना। दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसके ऊपर जो है सो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का जो है सो एवरेज एलिवेशन कितना होता है? हाँ, 13 किलोमीटर, है ना। अगर आप ट्रोपोस्फेयर की बात करो, है ना, ट्रोपोस्फेयर की बात करो, ठीक है, तो इसका जो एवरेज हाइट है दैट इज 13 किलोमीटर, है ना। एवरेज हाइट, ठीक है। एवरेज हाइट कितना है? 13 किलोमीटर है। लेकिन ये जो हाइट है ये वेरी करता है ना, वेरी करता है 8 से 18 किलोमीटर के बीच में, है ना। वेरी करता है कितना? 8 to 18 किलोमीटर, ठीक है। 8 to 18 किलोमीटर। अगर ट्रोपोस्फेयर की बात की जाए तो 8 से 18 किलोमीटर जो है उसका हाइट जो है सो वेरी करता है। 8 किलोमीटर कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे। हाँ, 8 जो है सो पोलर एरियाज में होगा, है ना। पोलर एरियाज में होगा, ठीक है। पोलर एरियाज में होगा। और 18 किलोमीटर जो है सो कहाँ पे है? इक्वेटर पे है ना। दैट मीन्स कि ट्रोपोस्फेयर का अगर आप डायग्राम बनाओगे अगर ऐसा, है ना। सपोज दिस इज योर अर्थ सरफेस, और ट्रोपोस्फेयर का अगर आप हाइट देखो तो दिस इज योर इक्वेटर, है ना, इक्वेटर। एंड दिस इज योर पोलर एरिया, है ना, पोल। तो पोल पे जो है सो 8 किलोमीटर होगा, और इक्वेटर पे जो है सो 18 किलोमीटर होगा। इस वजह से एवरेज एलिवेशन हम लोग जो है सो 13 किलोमीटर बोल देते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? दिस इज योर ट्रोपोपॉज, है ना, दिस इज योर ट्रोपोपॉज, दिस इज योर ट्रोपोपॉज। ये जो 18 किलोमीटर है सो इक्वेटर पे क्यों है? बताओ, पहले भी बताए हैं ना, डिस्कस कर रहे थे तो बताए थे। किस वजह से है? इंसोलेशन की वजह से। हाँ हाँ, ठीक है, तो उसको इंसोलेशन की जगह पे ये बोलो ना कि वहां पे जो है कन्वेक्टिव करंट है सो ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। सो स्ट्रांग कन्वेक्टिव करंट, ठीक है। स्ट्रांग कन्वेक्टिव करंट, स्ट्रांग कन्वेक्टिव करंट, ठीक है। कन्वेक्टिव एयर करंट। तो जाहिर सा बात है कि इक्वेटर पे जो है सो सबसे ज्यादा इंसोलेशन पूरे राउंड द ईयर है सो पहुंचेगा। इस वजह से यहाँ पे जो है एयर वो ज्यादा गर्म होगा और ज्यादा हाइट पे राइज करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी गर्म हवा होती है उसका डेंसिटी है सो कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, इस वजह से ज्यादा हाइट पे राइज करेगा। लेकिन जो पोलर एरियाज है, पोलर एरियाज है, यहाँ पे आपको मालूम है कि सब जीरो टेम्परेचर है, सब जीरो टेम्परेचर है ना, सब जीरो टेम्परेचर है। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था जब पोलर सेल डिस्कस कर रहे थे, तो देखा था कि यहाँ पे एयर का है सो सिंकिंग होता है ना। पोलर सेल यहाँ करो, है ना, हेडलेस सेल यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा था, है ना। फिर एक पेरल सेल बन रहा था, और फिर एक पोलर सेल बन रहा था। पोलर सेल पे क्या हो रहा था? इस तरीके से है सो एयर सिंक कर रहा था। यहाँ पे है सो हेडलेस सेल में एयर है सो राइज कर रहा था, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो हाइट होगा ट्रोपोस्फेयर का वो कम होगा, है ना, ये कम होगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज बेसिकली क्या है? इट इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, है ना। ये क्या है? ट्रोपोपॉज
इट इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, इट इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोपॉज का अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर है ना, वो माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में होता है। लेकिन पोलर एरियाज में या फिर इक्वेटर के ऊपर कहां पे ज्यादा माइनस टेम्परेचर होगा, सबसे कम टेम्परेचर कहां पे होगा अगर ट्रोपोपॉज की बात की जाए तो? पोलर एरियाज में। लॉजिकली ऐसा आपको माइंड कह रहा है, लेकिन गलत है ना। इक्वेटर पे है सो ज्यादा माइनस होगा, है ना, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो याद रखना एग्जाम में अगर कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रोपोपॉज, और उसमें ये लिखे द ट्रोपोपॉज हैज द मिनिमम टेम्परेचर एट पोल्स, तो गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? तो लॉजिक जस्ट इससे आप उसको रिलेट कर सकते हो। क्या हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर में हमारा एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है? नॉर्मल लैप्स रेट, व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट? as we go up in the troposphere the temperature drops, है ना, that is the lapse rate। lapse rate किस चीज का? टेम्परेचर का lapse rate, है ना। तो आप जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, है ना, उतना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो आप देखो कि जो ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोपॉज जो हमारे इक्वेटर के पास में है, दैट इज अबाउट 18 किलोमीटर हाइट, और यहाँ पे है सो 8 किलोमीटर है, इसका दुगुना है वो, है ना। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होगा माइनस में, वो ज्यादा माइनस होगा इन कंपेरिजन टू द पोलर एरियाज। तो इसको याद, मतलब थोड़ा सा एनोमली आपको लगेगा, है ना, कि पोलर एरियाज में है सो ज्यादा कम होना चाहिए, बट अपोजिट होता है, इसको याद करो, है ना। ये हो गया। बाकी ट्रोपोस्फेयर में आप देखो तो जो भी हमारा वेदर फेनोमेना है वो मोस्टली कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में, है ना। वेदर फेनोमेना, वेदर फेनोमेना का मतलब जैसे कि आप देखो जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल है, क्लाउड्स हैं, है ना, क्लाउड्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो रेनफॉल है, क्लाउड्स है ना, साइक्लोन्स है, ठीक है, साइक्लोन्स है ना, जेट स्ट्रीम्स है, जेट स्ट्रीम। हालांकि जेट स्ट्रीम जो है सो बाउंड्री पे है बेसिकली, अगर आप देखो इस वाले रीजन में जेट स्ट्रीम होता है, सो दैट इज बेसिकली एट द बाउंड्री ऑफ योर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो ये सब जो है ट्रोपोस्फेयर का है सो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट कहाँ पे होगा? तो ट्रोपोस्फेयर में होगा, है ना। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वो आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो एक डेंसर गैस होता है ना। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो डेंसर गैस होता है। तो इस वजह से जो CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? ट्रोपोस्फेयर में ही होगा, है ना, ट्रोपोस्फेयर में होगा। और CO2 के बारे में जैसे कि और भी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज नॉट इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर वेव रेडिएशंस, बट इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना, पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में जब हीट बजट पढ़ रहे थे। तो इस वजह से क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर को वार्म करके रखता है ना। अगर इनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता कि जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो कि बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशन है, अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता तो हमारा ट्रोपोस्फेयर उतना वार्म नहीं हो पाता, है ना। तो इस वजह से ग्रीन हाउस गैस का होना भी जरूरी है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैस हो जाए तो वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज कर रहा है ना। इस वजह से हम जो है फॉसिल फ्यूल्स को, इसके यूज को जो है सो रिड्यूस करने की बात करते हैं भाई, बिकॉज CO2 जो है रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल से, है ना। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके बाद का जो है इसके बाद का जो लेयर है दैट इज योर स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर का सबसे एक खास बात है कि एज वी गो अप इन द स्ट्रेटोस्फीयर देयर इज ए राइज इन द टेम्परेचर, देयर इज ए राइज इन द टेम्परेचर। व्हाई? ओजोन लेयर की वजह से राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर
अच्छा, ट्रोपोस्फेयर में हमने एक लैप्स रेट की बात की थी, कितना होता है लैप्स रेट? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना? दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और यूज होता है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, जो कि आपको जीएस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो समझा देंगे कि क्या होता है ना, इसको बाद में समझाते हैं, आप आगे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? जैसे आप नॉर्मल पढ़ोगे कि हीट की वजह से, बताओ। हाँ वो सही बोल रही है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, ये आपको कई जगह बुक में लिखा रहेगा, एनसीईआरटी में भी या फिर कहीं पर भी ज्योग्राफी का जब आप ये सब पढ़ोगे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एयर, एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर, है ना, तो ये वर्ड लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज कि एक सिस्टम है ना, सपोज कि एक सिस्टम है, इसके अंदर सपोज कि कोई गैस भरा हुआ है ना, सपोज कि कोई गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, कोई भी गैस है, और यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया है ना, एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। अब सपोज कि इस पिस्टन को आपने एक झटके से कंप्रेस कर दिया, है ना, प्रेस कर दिया। अगर ऐसा समझो कि आपने इस पिस्टन को एक झटके से प्रेस कर दिया, सपोज पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो क्या ये कंप्रेस हो गया कि नहीं? तो क्या कह सकते हैं कि इस गैस के ऊपर है सो वर्क किया गया है, एक्सटर्नल वर्क किया गया है ना? सपोज आपने यहाँ पे एक जो है सो मोटर लगा रखा है ना, मोटर को आपने ऑन किया और वो उसको कंप्रेस कर दिया, है ना? आपने वर्क किया गैस को, दैट मीन्स कि उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं बोलेंगे, भाई, क्योंकि अब जो है सो वर्क यानी कि एनर्जी ट्रांसफर कर दिया गया है गैस के ऊपर, है ना। लेकिन जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, सपोज इसको हम लोग बहुत स्लो, इनफाइनाइटली स्मॉल पेस से अगर हम उसको मूव कराते हैं, सपोज, है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल जो है पेस से अगर आप इसको मूव कराओगे, तो क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ना, जो सिस्टम है, इसके ऊपर ना ही कोई वर्क किया जाएगा, ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। सो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि उस सिस्टम को एक्सटर्नल सिस्टम से कोई भी ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस। ये सभी थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सभी कहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा? तो थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें ये सब चीज का जो है सो यूज होता है। तो जब एडियाबेटिक कूलिंग या फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज कि एक जो है सो एयर पार्सल है ना, एयर पार्सल होगा, इसके अंदर है सो वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। इसको समझो, है ना, इसको समझो। तो क्या ये एक सिस्टम है अपने आप में, है ना, ये सिस्टम है, ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज ये ऊपर की तरफ राइज किया, है ना, ऊपर की तरफ राइज किया, तो क्या होगा, ऊपर में प्रेशर है सो कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो क्या ये अपने ही बदौलत है सो एक्सपेंशन करेगा कि नहीं? ऊपर में प्रेशर कम है, एक्सपैंड कर जाएगा, तो इसके अंदर में जो भी हीट है ना, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर ए लार्जर सरफेस, ओवर ए लार्जर सरफेस। इस वजह से ये सिस्टम है सो ठंडा हो जाएगा। लेकिन क्या इससे हमने कोई एक रेफ्रिजरेशन के तहत इसका हीट बाहर निकाले क्या? क्या इसका मास हमने कम किया क्या? नहीं किया। इस वजह से इसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो हीट जो रिटेन किया गया है, उसका बस वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपेंशन हो गया, इस वजह से सिस्टम ओवरऑल ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम। समझना क्या? अब इसका उल्टा कर दो, है ना, जैसे कि इसको हमने नीचे सबसाइड करा दिया, जैसे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास में, तो अब इसको क्या कहेंगे? एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन बोल देंगे। समझना क्या? तो ये समझ मतलब अगर ऐसा कभी कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, बुक में पढ़ते हो, तो अगर ऐसा कुछ लिखा रहे तो समझना कि वो सिस्टम अपने आप में एक्सपैंड हो रहा है और अपने आप में कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है। चलो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना? तो राइज इन टेम्परेचर एज वी गो अप इन द एटमोस्फेयर, है ना, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर as we go up in the stratosphere, in the stratosphere, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर ये हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसी में हमारा ओजोन लेयर होता है, ठीक है, उसी में हमारा क्या है? ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर
इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो ओजोन है वो क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O3, है ना, O3। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? O3, है ना, O3, O3। ऑक्सीजन का क्या है? O2, O2। तो देखो, एक होता है एटम, ठीक है, और एक होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो O2 क्या है? मॉलिक्यूल। तो उसका एक एटम भी होगा, है ना। तो जो सिंगल एटम है उसको O से सपोज डेजिग्नेट करो, तो जो डाई एटम होगा ना वो ऑक्सीजन O2 जो है बेसिकली, है ना, डाई एटम फॉर्म में है, सो एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना, O2 के फॉर्म। हालांकि सिंगल एटम भी फॉर्म होता है, ठीक है। ओजोन क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। दूसरा है सो O3, है ना, ओजोन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ओजोन सॉरी अगर ऑक्सीजन का दो एटम बनेगा तो डाई ऑक्सीजन जो कि O2 के फॉर्म में रहेगा, और अगर तीन एटम मिल जाएगा तो ओजोन के फॉर्म में रहेगा, है ना, ये है। अब देखो, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे ओजोन का फॉर्मेशन होता है या फिर पहले से हमारे एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है ओजोन, क्या है? होता है पहले, मतलब पहले से नहीं, है ना। तो कहने बिल्कुल सही हो, यानी कि आप ये लिख सकते हो स्ट्रेटोस्फेयर वाले में कि ओजोन O3 इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। O3 इज कॉन्टिन्यूसली being formed being formed in a stratosphere, है ना, इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब ये देखो कैसे फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है ये समझ, किसी को मालूम है? हाँ बताओ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है ना, O2 मॉलिक्यूल, जब इस पे हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज आए, यूवी रेज जब आएगा ना, यूवी रेज, है ना, तो क्या होगा, ये अपने एटॉमिक फॉर्म में टूट जाएगा, है ना, यानी कि दो एटम बनेगा। समझ आ गया? दो एटम बन गया, कैसे बना? ड्यू टू अल्ट्रा वायलेट रेज। इसी वजह से बोलते हैं कि जो ओजोन लेयर जो है हमारा, वो इनकमिंग अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है इसी प्रोसेस में, कि जो ऑक्सीजन है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में, वो ऑक्सीजन के एटम्स में टूट जाता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है वो एटम के फॉर्म में चला जाएगा, है ना। अब क्या होगा, अब देखो दो एटम बन गए अलग अलग, है ना। अब ये जो एटम है, सिंगल एटम, ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, है ना, पकड़ेगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा। समझ आ गया? तो अब क्या बनेगा, ये ओजोन बन जाएगा, है ना, ओजोन बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो ओजोन है ना बेसिकली, ये भी यूवी रेस के उसमें आकर के वापस से O2 और O में है सो टूटता रहता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन से ओजोन और ओजोन से ऑक्सीजन, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। तो क्या हमारा जो इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेज है, क्या उसको वो इंगेज करके रखा कि नहीं, है ना, नीचे जाने ही नहीं देगा, है ना। तो इसी वजह से बोला जाता है कि हमारा जो ओजोन लेयर है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। अब देखो दिक्कत क्या होता है, दिक्कत ये हो रहा है ना, दिक्कत ये हो रहा है कि आपको मालूम है कि ओजोन का है सो डिप्लेशन हो रहा है ना। ओजोन होल की बात करते हैं, है ना, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे केमिकल्स अगर पहुंच जाएं जो कि ओजोन को वापस से ऑक्सीजन और उसके एटम्स में अगर तोड़ते रहे, तो क्या जो नेट बैलेंस है ओजोन के फॉर्मेशन होने का और उसके डिप्लीशन होने का, तो वो बैलेंस जो है सो बिगड़ जाता है ना। इस वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्ट हमारे जो है एटमोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में है सो इंटर करेगा। क्यों? क्योंकि उतना सफिशियंट ओजोन अब रहा नहीं ओजोन लेयर में जो उसको ट्रैप कर सके, है ना। तो कैसे होता है बेसिकली ओजोन डिप्लीशन में? तो दो मेन कल्प्रिट है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरीन और जो ब्रोमीन है ना, ये दो ऐसे केमिकल्स हैं, है ना। देखो क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में है ना। तो ये सभी जब एटमॉस्फेयर में जब जाता है ना, तो क्या करेगा, ओजोन से, ओजोन को ब्रेक करके उससे एक एक्स्ट्रा एटम जो है सो अपने पास ले लेते हैं ना। तो इस तरीके से कुछ होता है। क्लोरीन
प्लस ओजोन, इट रिएक्ट्स, है ना, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है ClO प्लस O2, प्लस O2। ठीक है, ये क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, उसके साथ इसका एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है सो अपने पास रखेगा और ऑक्सीजन O2 बना देगा, है ना। दिस इज योर क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब एक बात बताओ, क्या हमारे एटमॉस्फेयर में जो यूवी रेज है वो कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन को है सो ब्रेक कर रहा है कि नहीं, O प्लस O में, है ना। तो अब क्या करेगा, ये जो ClO है ना, ये वापस एक फ्री रेडिकल जो ऑक्सीजन है इसके पास में जाएगा, इसके पास में जाएगा और बोलेगा कि भाई मेरा इससे मन भर गया, इसको तुम अपने पास रखो। तो ये फिर से फ्री हो जाएगा, ब्रेकअप कर लेगा और इसको वापस ऑक्सीजन लेके गैस बना देगा। तो नेट देखो क्या हमारा O3 है सो कम हो रहा है कि नहीं, यहां से भी O2 निकला, ये वापस से जो अगर यूवी रेज जो कि एक ऑक्सीजन को तोड़ करके दो एटम बना रहा था और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना सकता था, उसके साथ भी इसने रिएक्शन करके वापस O2 में चेंज कर दिया। समझ में आ गया। तो ऐसा माना जाता है कि एक सिंगल एटम जो है क्लोरीन का, सिंगल एटम जो है क्लोरीन का, ये 10,000 ओजोन को है सो हैम्पर करता है। समझ गया, सिंगल क्लोरीन जो है ये साइकिल रिपीट करता रहेगा, ये वापस से क्लोरीन बन गया, फिर से एक नए ओजोन मोलिकुल को पकड़ेगा, फिर से ये साइकिल रिपीट करेगा, है ना। इस वजह से जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो आप देखो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, उसको जो बैन करने की बात की जाती है इसी वजह से। वाई, बिकॉज दीज आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, है ना, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ODS बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये हो गया। अच्छा, इसमें आपको मालूम है कि कई सारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है सो टॉक ये सब किया जाता है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को वीड आउट करने के लिए लाया गया, क्योटो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, याद कर लो, पीटी में वन लाइन में कई बार पूछ देते हैं, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये है सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के यूज को फेज आउट करने की है सो, है ना, उसने बात की है। ठीक है, देखो किसके तहत है ये सभी, तो UNFCCC के अंदर है, UNFCCC। ये सभी जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, और 1992 का है समिट, जिसमें यूनाइटेड नेशंस जो है एग्री किया कई सारे कन्वेंशन को लेकर के, जैसे कि एक UNFCCC कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, उसके तहत कई सारे प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट किए जाते हैं ना, प्रोटोकॉल्स। तो उसमें जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इट इज रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो देखो, ये हमारा मेसोस्फीयर, इसका हाइट कितना है, ठीक है, दिस इज अबाउट, ये ओजोन जो है सो दो तरीके का ओजोन होता है। एक होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। एक होता है ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन जो कि पॉल्यूटेंट है, ठीक है ना, स्मॉग ये सब कॉज करता है। ग्राउंड लेवल जो आप देखो, अगर ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, अगर ट्रोपोस्फेयर में आ गया, ग्राउंड लेवल पे आ गया, तो वो एज ए पॉल्यूटेंट के तौर पे काम करेगा। दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, है ना। ओजोन जो है सो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा गैस है और उसको, वो एक पॉल्यूटेंट है वो। और नीचे कैसे बनता है, तो एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, प्लस जो कई सारे जो फॉसिल फ्यूल्स से जो बर्न करते हैं CO2 है ना, उसके साथ ये सब का केमिकल रिएक्शन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड मेन होता है और उसके वजह से ओजोन का, जिसको ग्राउंड लेवल ओजोन बोलते हैं, है ना, वो फॉर्मेशन होता है और वो एक पॉल्यूटेंट है ना, वो ध्यान रखें। दूसरा है कि ओजोन लेयर जो है सो हमारे नीचे वाले लेयर में मिक्स नहीं करता है, अगर वो, अगर पूछ रहे हो,
ये नीचे सिंक करता है कि नहीं, वो अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अपर वाले पार्ट में ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ रहे हो कि ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होता है कि नहीं, होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन होता है जो कि एक पॉल्यूटेंट है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इन कंपेरिजन टू दिस ओजोन। समझ में गया? ठीक है, ये हो गया मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद जो है इसका अपर लिमिट होगा सो मेसोपॉज कहलाएगा, है ना, मेसोपॉज। इसके बाद का जो नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज बेसिकली योर थर्मोस्फेयर, है ना, ये थर्मोस्फेयर भी है, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में क्या होगा कि वापस से जो आपका टेम्परेचर है ना वो फॉल होने लगेगा, है ना, हाइट के हिसाब से, ठीक है। हाइट के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो वापस से रिड्यूस होगा, है ना। दूसरा जो सिग्निफिकेंट पार्ट है यहाँ पे एक आयोनोस्फेयर होता है ना, आयोनोस्फेयर, ठीक है। आयोनोस्फेयर क्या होता है? आयंस है। तो देखो ये जो आयनोस्फेयर है ना, ऐसा नहीं कि इसको आप बोलो कि बिल्कुल फिक्स है ना, ये सन के इंटेंसिटी के हिसाब से वेरी करता है ना, वेरी करता है। इसका जो विड्थ है वो भी वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स कर दिया गया कि यहीं पे आयंस बनेंगे, ऐसा नहीं है। सन के इंटेंसिटी के हिसाब से आयोनोस्फेयर का जो ब्रेथ है, इसका जो विड्थ है वो वेरी करते रहता है। अब ये बात है कि आयोनोस्फेयर में आयंस आते कहां से है, बताओ आयंस कहां से आएंगे? बिल्कुल सोलर रेडिएशंस की वजह से, है ना। तो सोलर रेडिएशंस बेसिकली क्या है कि उसमें जो हाई एनर्जी जो रेडिएशन है वो क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, उसको आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज कैसे करेगा? तो सपोज कि किसी एक एटम से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर दिए, है ना, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आयंस आर बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। आयंस क्या होता है? दीज आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन व्हेन इट रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस इट टर्न्स देम इनटू आयंस। समझ में गया? अब ये जो आयंस है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई दिस आयनोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? सेटेलाइट्स, सेटेलाइट्स अलग चीज है। सेटेलाइट्स नहीं, जो तुम बोल रहे हो ना जो कम्युनिकेशन वाला एंगल, वो रेडियो वेव्स के लिए यूज होता है आयोनोस्फीयर, है ना। सेटेलाइट्स इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। पहले क्या होता था समझो कि हमारे पास सेटेलाइट टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं था, है ना। तो रेडियो वेव्स जो है बेसिकली क्या होता है, ऐसे समझो कि देखो कि सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ। अब रेडियो वेव्स में अगर आप सपोज कि 100 मीटर के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है, आपको कम्युनिकेशन करना है, तो आप क्या करोगे, दो ऐसा वर्टिकल टावर आप लगा दोगे, है ना, टावर लगा दोगे। यहाँ से रेडियो वेव्स को भेजेगा, एक एक जो है सो सिग्नल को भेजेगा, ट्रांसमिट करेगा, दूसरा सो रिसीव करेगा, है ना, दिस इज योर ट्रांसमीटर एंड दिस इज योर रिसीवर, है ना। लेकिन ये तो 100 मीटर के राउंड है सो काम कर गए, है ना। लेकिन सपोज कि आपको इसको 1000 किलोमीटर में भेजना है, तो क्या वर्टिकल अलाइनमेंट में आप ये एंटीना कुछ ऐसा आप खड़ा तो नहीं कर सकते हो, है ना। तो वहां पे हमारा आयोनोस्फेयर हेल्प करता है। आयोनोस्फेयर क्या है कि यहाँ पे आयोनोस्फेयर है ना। आपने क्या किया, यहाँ पे एक एंटीना को आपने लगाया, है ना, दूसरा एंटीना आपने यहाँ लगा दिया, है ना। अब ये क्या करेगा, वेव्स को ऊपर भेजेगा, ठीक है। आयोनोस्फेयर का एक प्रॉपर्टी क्या है कि दीज रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द आयोनोस्फेयर, है ना। तो अब ये वेव्स जो है सो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो इससे हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो काफी इजी हो गया आयोनोस्फेयर की वजह से, है ना, रेडियो कम्युनिकेशन। तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि आयोनोस्फेयर की वजह से अब लाइन इन साइट एंटीना जो है सो रिडंडेंट हो गया, यानी कि एक ही लाइन में सारा एंटीना है सो होना चाहिए, अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप एंटीना जो ट्रांसमीटर रिसीवर कहीं पे भी लगाओ, आयोनोस्फेयर है सो वर्क करेगा, है ना। इस वजह से आप देखिए, आपको ये भी बोला जाता है कि अगर सोलर, है ना, ये सन है इधर, है ना, सन, और ये आयोनोस्फेयर है, सपोज दिस इज द आयोनोस्फेयर, है ना, दिस इज द आयोनोस्फेयर। अगर सन के एक्टिविटी से, सन के रेडिएशन की वजह से आयोनोस्फेयर है, तो अगर सन में किसी तरीके से वैक्सिंग या वेनिंग फेज आएगा, वैक्सिंग मतलब कि सन काफी एक्टिव हो, उसके अंदर ज्यादा फ्यूजन रिएक्शन होने लगे, सन फ्लेयर्स जो है सो काफी स्ट्रांग अगर आने लगे, या फिर वेनिंग फेज हो जाए, सन के अंदर का एनर्जी थोड़ा कम हो जाए, तो क्या ये हमारे आयोनोस्फेयर को श्रिंक या फिर एक्सपैंड करेगा कि नहीं, है ना। तो ये भी एक है रीजन है कि सन के एक्टिविटी, अगर सपोज कि सन में अगर स्टॉर्म्स आते हैं
अगर सन फ्लेयर्स काफी स्ट्रांग होते हैं तो ये हमारे आयोनोस्फीयर के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और हो सकता है कि हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन जो है उसको हैम्पर कर दे। समझ गया? तो आपको मालूम है कि इंडिया का एक सोलर मिशन है जो कि इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए गया हुआ है। क्या नाम है उसका? गगन आदित्य, है ना? आदित्य मिशन जो है ना, इसी वजह से आदित्य जो है L1, L1 मिशन। L1 क्या होता है? लेग्रांजेस पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। मिनिमम डिस्टेंस हो सन से तो 5 पॉइंट है ऐसे, है ना? जहां पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बैलेंस आउट करके जीरो हो जाए, है ना? जैसे कि देखो इसको समझो, है ना? जैसे कि सपोज हमारा एक स्पेस है ना, ओपन स्पेस है। सपोज कि यहाँ पे सन है ना? यहाँ पे अर्थ है ना? सन है, अर्थ है। तो सपोज कि यहाँ पे एक बॉडी है, सपोज एक रैंडम कोई रॉक समझो, कुछ भी ऐसा समझो। तो क्या इसके ऊपर है सो सन भी अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा, है ना? कोई भी दो मास है उसके बीच में तो फोर्स लगेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही, डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट, है ना? अगर आप फॉर्मूला की बात करो तो क्या होता है? F इजिकल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, है ना? ये होता है। सपोज ये एक रॉक है तो क्या इसको अर्थ भी अपनी तरफ पुल करेगा? पुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर है सो लगेगा, है ना? तो सपोज कि ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जहां पे एक ऐसा पॉइंट हो इस स्पेस में, अर्थ और सन के बीच में, सिस्टम के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जहां पे अगर कोई ब्लॉक को अगर आपने प्लेस कर दिया तो वो वहीं पे स्थिर रहे। वो कब होगा? जब उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए। अगर किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगेगा तो वो जो है मूव करेगा, है ना? लेकिन अगर आपने रिजल्टेंट फोर्स को जीरो कर दिया दैट मीन्स कि वो स्टेशनरी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं सन और अर्थ के सिस्टम में जिसको हम लोग लैग्रांजेस पॉइंट बोलते हैं, है ना? उसका अगर आप देखो डायग्राम तो एक जो है यहाँ पे होता है, एक इस वाले रीजन में है, एक इधर है, एक ऐसे करके है, और आई थिंक इधर भी एक पॉइंट ऐसे करके, है ना? तो 5 पॉइंट है। तो L1 पॉइंट जो है सो यहाँ पे L1 पॉइंट, L1 पॉइंट पे जो है सो हमने आदित्य L1, आदित्य जो मिशन जो स्पेस क्राफ्ट है उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया है। उसका काम क्या है ना? उसका काम क्या है? तो सन से जो भी वेव्स आ रहे हैं, है ना, उसको स्टडी करना, सन में क्या सब चेंजेस होते हैं उसको स्टडी करना, और फिर अर्थ पे डेटा को ट्रांसमिट करना, ताकि हम सन को अच्छे से समझ पाए, है ना? और सन का हमारे क्लाइमेट पे, हमारे डे टू डे जो हमारा वेदर है और जो हमारा लाइफ है, हर चीज पे असर पड़ता है। सूरज के बिना कुछ भी संभव नहीं है ना। इस वजह से सन को स्टडी करना है सो इम्पोर्टेंट है ना? तो ये साइंस वाले क्लास में आप जो है और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है? ये इसका समझ में आ गया ना? हाँ, क्या क्या? वैक्सीन वैक्सीन का मतलब है कि जब सन जो है सो ज्यादा एनर्जी इमिट कर रहा है, जब ज्यादा, हाँ, उसमें बढ़ जाएगा। जब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगा? तो जो ऑरोराज है वो भी ज्यादा फॉर्मेशन होगा, जो आयनोस्फेयर है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स जो है सो फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? और अगर सन के वेनिंग फेज में रहोगे, देखोगे, तो जो हमारा आयनोस्फेयर है वो भी थोड़ा श्रिंक करेगा, जो हमारा ऑरोराज है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना? तो उससे रिलेटेड है सब, ठीक है? बताए थे क्लास में, नहीं आए थे? बता देते हैं, देखो। हाँ, नॉर्दर्न लाइट्स, यस। इसी को नॉर्दर्न लाइट्स को ही ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है? बताया था ना? किसको कितना लोगों को याद है ना? जो लोग रेगुलर क्लास आ रहे हैं उसको पता होगा कि बताया। फ्लेम नहीं, सोलर फ्लेयर्स है। देखो होता क्या है ऐसे, है ना? उसमें दो चीज है, दो चीज को याद रखो, है ना? उसका अपना एक मैग्नेटिज्म है ना, जिसको जियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है? दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि इनविजिबल होता है। अब ऐसा नहीं कि स्पेस से जाके ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे ऐसा चारों है सो अर्थ के चारों तरफ कहाँ ऐसा जाल बना हुआ है ना।
दीज आर द इनविजिबल फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। इसको आप जैसे जो कंपास जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, है ना, कि नॉर्थ साउथ किधर है, वो कैसे काम करता है, तो वो अपने फील्ड लाइंस के साथ जैसे अलाइन कर लेता है ना। तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ, है ना। तो इसका इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे सन है, दिस इज द सन हेयर, ठीक है। सन से हाई एनर्जी रेडिएशन जो है सो स्पेस में निकलता है ना। कुछ एनर्जी है सो अर्थ के पास में आएगा, है ना, जो कि हम लोग इंसोलेशन वाले क्लास में देख रहे थे। तो अब ये जो हाई एनर्जी रेडिएशन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या करेगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जैसे अभी देखा आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सेम उसी तरीके से जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसको आयोनाइज करेगा, आयोनाइज करेगा। जब आयोनाइज करेगा तो आपको मालूम है कि जो चार्ज होता है ना, अगर चार्ज मूव करता है तो क्या उसको हम लोग करंट कहते हैं, है ना। व्हाट इज करंट? करंट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ चार्ज। अगर चार्ज मूव करेगा, करंट फॉर्मेशन होगा, तो क्या करंट के वजह से एक मैग्नेटिज्म डेवलप होता है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं। तो उसके वजह से क्या होगा कि क्या वो मैग्नेटिज्म जो है अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ है सो इंटरेक्ट करेगा कि नहीं। तो इस वजह से वो सभी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन पोलर एरियाज में बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे प्रॉम्प्ट दीज चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड्स द पोलर रीजन। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा है दोनों पोल पे, नॉर्थ पोल पे भी साउथ पोल पे भी। इस वजह से जब ये आयंस और जो ऐसे एटम्स हैं वो पोलर एरियाज में या फिर हायर लैटिट्यूड्स में पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, है ना। अब देखो क्या होगा, अगर बिल्कुल केमिस्ट्री के लेवल में बात करोगे तो ऐसा होता है ना कि सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज योर ऑर्बिट। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स कई सारे ऑर्बिट में है सो, है ना, रिवॉल्व करते हैं ना, बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज आर द लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स, है ना। इसके बाद का है सो इससे थोड़ा हाई एनर्जी होगा, और इसके बाद का जो ऑर्बिट होगा ये और ज्यादा हाई होगा, है ना। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आपने इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेज दिया, ये कैसे जाता है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से एनर्जी जो है सो, है ना, एनर्जी को गेन करेगा और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, है ना। अब क्या होगा जब ये वापस से उस रीजन में जहां पे कि सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, तो हर एक एटम एक स्टेबिलिटी ढूंढता है हमेशा। कभी भी देखो किसी भी चीज में, जो भी चीज हायर एनर्जी में रहेगा ना वो ज्यादा देर नहीं रहता है ना। अगर आप ग्रेविटी, अगर पहाड़ पे कोई चीज को रख दो तो वो अनस्टेबल है, जब तक आप उसको होल्ड करके रखोगे तो ठीक है, जैसे ही उसको हटाओगे लुढ़क जाएगा। यानी कि कोई भी फिजिक्स में किसी भी लॉ में देखो, कोई भी सिस्टम है वो हमेशा स्टेबिलिटी लो एनर्जी मोड अटेंड करना चाहता है ना। तो सेम यहाँ पे भी होगा, जैसे ही ये रेडिएशन कम रेडिएशन वाले जोन में जाएगा तो अब क्या होगा कि हाई एनर्जी से वापस से लो एनर्जी में ट्रांसमिट हो जाएगा वो जो इलेक्ट्रॉन है, और यहीं पे आपको एक फोटोन रिलीज होगा। फोटोन, फोटोन बेसिकली क्या है, लाइट, है ना। और ये अलग अलग कलर का है, सो लाइट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि इन दोनों ऑर्बिट के बीच में कितना एनर्जी गैप है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी गैप बोलते हैं। दिस इज द एनर्जी गैप, समझ में आ गया। तो जैसे ही हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेम उसी इक्विवेलेंट का एक फोटोन रिलीज कर देगा। अब वो हो सकता है कि वो है सो रेड रेड कलर के जोन में आ जाए, ग्रीन कलर के जोन में आ जाए। तो यही जो है हमें ऑरोराज और नॉर्दर्न लाइट्स के फॉर्म में दिखाई देता है, समझ में आ गया। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स कहाँ पे होता है, इन द हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है, इन द हायर लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स, है ना। किस वजह से होता है, तो इंटरेक्शन ऑफ द हायर एनर्जी रेडिएशन ऑफ द सन एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, है ना। प्रोसेस समझ में आ गया कि क्या हो रहा है ना। इसी को हम लोग ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, है ना, हालांकि कॉमनली ऑरोराज बोल देते हैं ना। मैंने इसका एक फोटो भी लगाया है ना, अगर आपने पीडीएफ पहले देखा होगा तो आपको ऐसा दिखा होगा ऐसा, ये देखो, सीजोर ऑरोराज, कितना बढ़िया लग रहा है देख के, है ना। कि ऐसा कुछ आप नीचे में हो और ऐसा वेव्स जो है ना,
नदी जैसा कुछ लाइट का वेव चले, क्या मजा आ जाएगा। फिर क्या है का बीपीएससी का है का यूपीएससी, उधर ही टेंट लगा के आदमी निहारते रहेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नॉर्थ पोल के पास में हो, इट इज कॉल्ड एज अरोरा बोरियोलिस और नॉर्दर्न लाइट्स। अगर आप साउथ पोल के पास में हो, इट इज कॉल्ड एज अरोरा ऑस्ट्रेलिस और द साउदर्न लाइट्स। ठीक है, द पार्टिकल्स फ्रॉम द कोरोनल डिस्चार्ज ऑफ सन इंटरेक्ट विद गैसेस इन आवर एटमोस्फेयर रिजल्टिंग इन ब्यूटीफुल डिस्प्लेज ऑफ लाइट इन द स्काई। ये काफी शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट जो मैंने आपको बताया वो वैसे होता है। अगर ऑक्सीजन है तो ये ग्रीन लाइट है सो इमिट करेगा एंड रेड लाइट ऑल्सो। अगर नाइट्रोजन है तो ब्लू और पर्पल लाइट है सो इमिट करेगा। वो अब जैसे लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड जो अर्थ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या वो रियल में है क्या ऐसा? तो वो हम अपने कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग चीजों को मेजर कर लेते हैं ना। तो कन्वेंशनली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इक्वेटर या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी पर्सपेक्टिव से बनाए गए है ना। बट ऐसा कुछ रियल में तो नहीं है ना कि जिसको हम लोग बिल्कुल देख सके, या फिर ऐसा नहीं है वो। इमेजरी लाइन से ये सब हो गया। ये यहाँ पे मेसोस्फेयर है सो छूट गया है ना। मेसोस्फेयर छूट गया। देखो ये स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हमने आयोनोस्फेयर को डिस्कस किया, बट बीच में मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर बेसिकली क्या है, यहाँ के क्या मेन प्रॉपर्टी क्या है, इसका मेन काम क्या है इसका? हाँ, मेटेओर्स को जो है सो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। कैसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है? फ्रिक्शन की वजह से, है ना। तो देखो इसका मेन जो है, आपको मालूम है कि हमारे हमारे आउटर स्पेस में कई सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स है ना। एस्ट्रॉइड्स ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हैं। ऐसा माना गया है कि एस्ट्रॉइड्स जो है बेसिकली हमारे स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस समय जो डेब्रीज बचा ना, जो कचरा बच गया ना, वो एस्ट्रॉइड्स के तौर पे सन के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। या फिर दूसरा कुछ लोग साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे माइक्रो प्लैनेट्स थे, है ना, जो कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम वो एक्सप्लोड कर गए, है ना, एक्सप्लोड कर गया। इसके वजह से वो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है सो हमारे सोलर सिस्टम में है सो आ गया है। तो वहां से क्या होता है, कई बार अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, है ना, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से वो सभी जो एस्ट्रॉइड्स है वो अर्थ के तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, है ना। तो एक बात बताओ कि अगर सपोज कि कोई ऐसा एस्ट्रॉइड अगर, है ना, सीधा आकर के हिट कर जाए अर्थ के सरफेस पे, है ना, सपोज यहाँ पे, तो क्या ये बहुत ज्यादा डैमेज करेगा कि नहीं? है ना, करेगा। तो इसी एस्ट्रॉइड्स को हम लोग जो है ना, ये जो हमारा मेसोस्फेयर है ये इसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे? तो देखो हमने पढ़ा था पहले कि जो जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाओगे तो जो हमारा एयर है उसका डेंसिटी कम होने लगता है ना। एयर स्टार्ट्स टू गेट मोर थिनर एज वी मूव अप इन द एटमॉस्फेयर। तो ऊपर वाले लेयर में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डेंसिटी बहुत कम है उसका, है ना। तो इस वजह से जो भी एस्ट्रॉइड्स आता है ना उसके साथ इनफ फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर पाता है। लेकिन ये जो मेसोस्फीयर है इसका डेंसिटी इतना जरूर होता है ना, डेंसिटी इज मोर इनफ टू कॉज सिग्निफिकेंट फ्रिक्शन ऑन द इनकमिंग एस्ट्रॉइड्स। समझ में गया? तो जो भी एस्ट्रॉइड्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इन कर गया, सपोज यहाँ से जो भी एस्ट्रॉइड्स अर्थ की तरफ इन करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटियोर्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज मेटियोर्स। तो अब ये जो मेट्योर्स जैसे जैसे अर्थ के सरफेस की तरफ अप्रोच करेगा, तो चूंकि डेंसिटी बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर का, तो मेसोस्फेयर तक आते आते इतना डेंसिटी हो जाता है कि अब ये गर्म होकर के फ्रिक्शन की वजह से हीटअप होकर के अब वो बर्न कर जाएगा, है ना, राख। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार अगर कभी क्लियर स्काई हो, है ना, अगर कभी क्लियर स्काई हो, है ना, क्लाउड्स नहीं हो, है ना, क्लाउड्स नहीं हो, तो आपको अगर आप छत पे जाकर के देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे ना, तो 2-4 घंटे में एक आध तो दिख जाता है ना, अगर बिल्कुल क्लियर स्काई से, है ना। तो ये जो है मेट्रोस जो है बेसिकली कहाँ पे बर्न होता है? मेसोस्फेयर में, है ना। तो इट बेसिकली बर्न्स योर मेटियोर्स, बर्न्स द मेटियोर्स। समझ में आ गया?
लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये मेट्योर्स कंप्लीटली बर्न ना हो, है ना, और वो सरफेस पे आके हिट कर जाए। इसको क्या बोलते हैं? मेटेओराइट्स बोलते हैं। मेटेओराइट्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर मेटर्स एंड मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स, है ना। So meteorites are basically the unburnt meteors which could not be burnt by the atmosphere and it hits the ground. ठीक है। तो मेटेराइट्स को हम लोग स्टडी करके जो है प्रिमिटिव रॉक्स के बारे में जान सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट एविडेंस हो जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा, हमारे अर्थ के इंटीरियर में रॉक्स का क्या कॉम्पोजिशन है ना। तो मेटेराइट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे लोगों का मानना है, साइंटिस्ट लोगों का, जो अर्थ पे जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है ना, वो मेटेराइट्स के द्वारा है ना। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे कि ओशियंस में लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ऐसा एक हाइपोथेसिस था। कुछ साइंटिस्ट का ये भी व्यू है कि अर्थ पे जो है, जो लाइफ जो आया, वो ऐसे ही किसी एस्ट्रॉइड्स के थ्रू जो है सो अर्थ पे पहुंचा है ना। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, गोल्डी लॉक जोन्स। क्या होता है? किसी ने सुना है इसके बारे में? सुने हैं लेकिन भूल गए। अच्छा बताओ, याद करो क्या है। बताओ जी, ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं, व्हाट इज गोल्डी लॉक जोन्स? लाइफ जहां पे आता है, मतलब समझे नहीं। नहीं मतलब सिर्फ अर्थ और मंगल ऐसा नहीं। ठीक। यस। गोल्डी लॉक जोन्स आर दोज जोन्स, है ना, जहां पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस। जैसे कि अर्थ पे एम्बियंट टेम्परेचर है ना, ऑक्सीजन है ना, वाटर है। तो हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे जगह बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जहां पे एम्बियंट टेम्परेचर हो, है ना, ऑक्सीजन हो, वाटर मॉलिक्यूल्स हो। हम लोग जो भी स्पेस मिशन जो भी जाते हैं, वो उनका टारगेट क्या होता है मेनली, है ना, सर्च करता है कि कहाँ पे है सो नाइट्रोजन है, कहाँ पे है सो ऑक्सीजन है, कहाँ पे है सो वाटर मॉलिक्यूल है। वाई? बिकॉज दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। नाइट्रोजन का होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि उससे अमाइंस बनते हैं। अमाइंस से आप जो भी देखो, डीएनए है ना, आरएनए, प्रोटीन्स, सभी में नाइट्रोजन का है ना यूज रहेगा। तो जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है बेसिक, उसको हम लोग साइंटिस्ट लोग बाहर में एक्सप्लोर करता है कि अगर नाइट्रोजन मिला है, साथ में ऑक्सीजन है, वाटर है, तो वहां पे एक ट्रेसेस लाइफ का वो लोग सोच सकता है कि शायद यहाँ पे लाइफ भी हो सकता है ना। तो ऐसा जोन स्पेस में जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं टू फ्लोरिश ए लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डी लॉक जोन्स। समझ में आ गया? है ना, कई बार एग्जाम में वन लाइनर में पूछ लेता है। ठीक है, तो नोट कर सकते हो उसको। ये कर्मन लाइन। अच्छा ये। कर्मन लाइन बेसिकली एक हाइपोथेटिकल लाइन है। कितने हाइट पे? 100 किलोमीटर का हाइट पे होता है, जहां पे आप एस्ट्रोनॉट, है ना, जो है, ये बोले कि अब उसके ऊपर जो है सो एस्ट्रोनॉटिकल एक्टिविटीज होगा, है ना। समझ में गया? नॉर्मली हम लोग जो फ्लाई करते हैं, है ना, एरोप्लेन में ये सभी जाते हैं, वो सभी नीचे वाले लेयर 100 किलोमीटर से नीचे कन्फाइंड रहेगा। इसके ऊपर का जो भी एक्टिविटी है ना, है ना, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉटिक एक्टिविटीज में काउंट करेंगे, है ना। जैसे कि सैटेलाइट से रिलेटेड हो गया, या फिर जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, है ना, जो भी स्पेस एक्टिविटीज है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए एस्ट्रोनॉटिक एक्टिविटीज, नॉट द एरोनॉटिकल एक्टिविटीज। एरोनॉटिकल एक्टिविटीज का मतलब जैसे कि कमर्शियल प्लेन हो गया, फाइटर जेट हो गया, है ना, ये सभी जो है सो इसके अंदर में आ जाएगा। ये हमने डिस्कस किया, है ना। बाद में जो है सो एक्सोस्फेयर है, जो कि मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर जो है हाइट है एक्सोस्फेयर का। यहाँ पे एयर है सो बहुत ज्यादा थिन हो चुका है ना। यहाँ का जो टेम्परेचर है सो ज्यादा होता है, बट उस टेम्परेचर को आप फील नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज एयर इतना ज्यादा स्पार्स है वहां पे, इतना ज्यादा रेयर हो चुका है कि आपको उसको डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में वो आपको फील नहीं कराएगा कि जो है सो वार्म टेम्परेचर है या फिर ज्यादा टेम्परेचर है बाहर, है ना। लेकिन वहां का टेम्परेचर है सो ज्यादा होता है। वाई? बिकॉज दैट इज द मेन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विच रिसीव्स मैक्सिमम इंसोलेशन। सबसे ज्यादा वहीं पे आ रहा है। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, इंसोलेशन इंसिडेंट रेज ज्यादा होगा, लेकिन चूंकि वहां का डेंसिटी इतना कम है एटमोस्फेयर का कि आप उसको फील नहीं कर सकते। समझ में गया? दूसरा एक चीज और है कि जो एनसीईआरटी में एक डेटा ये भी दिया हुआ है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ऑक्सीजन है वो अर्थ के कितने हाइट तक है सो ऑक्सीजन पाया जाता है? 90? मेसोस्फेयर के लिमिट तक?
एनसीईआरटी में 120 किलोमीटर दिया हो, है ना, 120 किलोमीटर याद कर लो, है ना, कभी अगर एग्जाम में पूछे। ऑक्सीजन जो है 120 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग जब हिल पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, तो खाना बनाना जो है डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेशर है सो कम हो जाता है ना, कम हो जाता है तो क्या होगा उसकी वजह से? खाना पकने में टाइम लगेगा। देखो इसके पीछे रीजन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है सो कम जाता है, बढ़ जाएगा, कम जाएगा ना, बोल रहे हैं। क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा, सिंपल, पोल कराते हैं क्वेश्चन, है ना, देखते हैं कितना लोग आंसर सबसे पूछेंगे, है ना, कि अगर प्रेशर रेड्यूस, देखो क्वेश्चन को समझो, ऑनलाइन जो है वो भी कमेंट करना। अगर प्रेशर रेड्यूस होता है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ऑप्शन ए, इट विल इंक्रीज, ऑप्शन बी, इट विल डिक्रीज। देखो ना, ध्यान देना, प्रेशर कम कर दिए। आंसर बताओ, एक्सप्लेनेशन बाद में होगा। क्या होगा? यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है ना? ऑप्शन ए किसी को लग रहा है कि ऑप्शन ए होना चाहिए? कोई नहीं है, कोई तो एक बताओ, कौन है जो कि इस पे है सो गैम्बल कर सकता है कि नहीं ऑप्शन ए है सो करेक्ट, या फिर डाउट में ऑप्शन ए लग रहा है? और कोई? बी सही है, ठीक है, बी सही है, ए गलत है ना। ऑनलाइन देखे क्या लिखे सो, इंक्रीज, नहीं इंक्रीज नहीं होगा। अच्छा, हम कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब फिर पता क्या था फिर ऐसा क्या पता? देखो, देखो जब प्रेशर डिक्रीज होगा ना, प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसके साथ चुपके से एक इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है कि एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, समझ में गया? अगर कहीं पे भी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट अगर मेंशन किया गया है तो समझना है कि वो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बात की जा रही है। अगर आप 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, है ना। अगर आप 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा पे चले जाओगे तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल नहीं करेगा वो, फिर ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। बॉयल मतलब कि क्या, कि फेज चेंज हो रहा हो, है ना, यानी कि वाटर से स्टीम बन रहा हो, ठीक है, वाटर से स्टीम बन रहा हो, वाटर से स्टीम बन रहा हो, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? हाँ, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में तो है ही, वो तो सबको मालूम है, बाकी ऐसे और बताओ, आइडिया लगाओ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टीम इंजन में, स्टीम इंजन में तो उल्टा हो जाएगा, फिर उसमें तो प्रेशर बॉयलर के अंदर ज्यादा होता है। बताओ बताओ, जो भी वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है उसके वाटर स्ट्रेस को हटाने के लिए हम लोग फ्रेश वाटर जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द सैलिन वाटर, वहां पे इस टेक्निक को यूज किया जाता है ना, बता देंगे वो भी कैसे यूज, ठीक है। कुकिंग में तो देखो क्या है कि, है ना, जब आप सपोज कि आपका एक एक पतीला है ना, उसमें आपने पानी भर दिया, है ना, उसमें आपने जो है सो राइस, है ना, आपने रख दिया इसमें, और नीचे आपने चूल्हा जला दिया, है ना? तो अगर ये सपोज कि ओपन है ना, ये ओपन है, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, कोई प्रेशर कुकर नहीं है, सिंपल एक पतीला है ना। तो अगर आप इसको नॉर्मल, सपोज यहीं पे रूम पे हम लोग कुछ पार्टी वार्टी करें, ऐसा कुछ बनाए तो यहाँ पे चावल बन जाएगा। लेकिन अगर पहाड़ पे चले जाएंगे तो पता चला कि जितना देर में, मतलब वो पार्टी का टाइम था उससे ज्यादा देर लग गया चावल को बनाने, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है सो कम हो गया है ना, पानी जल्दी बॉयल नहीं करेगा, बॉयल नहीं करेगा तो राइस जो है सो आपका कुक नहीं होगा, अनकुक्ड रह जाएगा, है ना। इसी वजह से क्या करते हैं कि इसको जो है हम लोग ढक देते हैं, प्रेशर कुकर में यूज कर देते हैं। जब प्रेशर कुकर में आप बनाओगे, है ना, तो सीटी है तो क्या होगा,
प्रेशर कुकर में से ज्यादा गैस जो है, स्टीम जो है सो बाहर रिलीज नहीं होता है। आप जैसे जैसे नीचे से बर्नर जो है जितना ज्यादा हीट देगा उतना ज्यादा स्टीम इसके अंदर जनरेट होगा, यानी कि इसके अंदर है सो प्रेशर बढ़ गया। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो अब जो पानी है इसके अंदर वो अब उतना जल्दी स्टीम में फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन नहीं, फेज चेंज नहीं हो पाएगा। इस वजह से अब जो चावल इसमें आपने जो रखा था वो पानी, गर्म पानी में अच्छे से कुक हो जाए, समझ गया। इसी वजह से प्रेशर कुकर का यूज हम लोग हिल्स पे करते हैं। लेकिन अगर आप ओपन कुछ ऐसा पतीला लेकर के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, वो टाइम लगेगा बनाने में। क्यों? क्योंकि तो पानी बहुत जल्दी बॉयल करके स्टीम बन के बाहर चला जाएगा, है ना, और उतना टाइम जो उसको राइस को पकने के लिए चाहिए वो उसको मिलेगा नहीं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखो। तो इकलौते तुम ही थे जो ए पे गए थे। हाँ, ऑनलाइन में लिखा, लेकिन उसने लिखा कि सर मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। श्रीकांत, श्रीकांत जी, ठीक, कोई बात नहीं, होता है। यहाँ पे गलती कर लो, क्लास में, एग्जाम में गलती नहीं करना है। यहाँ पे जितना बार गलती करना है कर लो। चलो एक वो बता देते हैं, है ना, वो आप जैसे कि यूपीएससी का एक बहुत प्यारा टॉपिक है जीएस पेपर 1 में, वाटर स्ट्रेस। उसके ऊपर हर साल सवाल पूछता है ना। हालांकि वो अभी पढ़ा नहीं रहे, बट एक आइडिया दे देते हैं, वाटर स्ट्रेस, है ना। वाटर स्ट्रेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी को बहुत गहरा प्यार है, ठीक है, डीप लव, ठीक है। वाटर स्ट्रेस, इसके ऊपर आप देखो पिछले 10 साल 15 साल से सवाल हर साल पूछता है। तो कभी कोई आर्टिकल पेपर में आए, है ना, या फिर इससे रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ स्कीम आ जाए, है ना, उसको तो बिल्कुल एकदम रट लो अगर आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो। वाटर स्ट्रेस के ऊपर सवाल पूछेगा, जैसे कि क्या सब पूछता है। तो एक सवाल पूछ लेगा कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर बताओ। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, है ना, ये फिजिबल है कि नहीं, है ना, ये भी वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड सवाल है। दूसरा पूछ लेगा जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो वाटर स्ट्रेस हो रहा है ना, उसका क्या मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तीसरा पूछ सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बताओ कि किस प्रकार का वाटर स्ट्रेस है सो बढ़ रहा है ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है सो एक जोन हो जाता है जिसके ऊपर सवाल यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस भी मेंस में पूछ लेता है। तो वहां पे आप एक सॉल्यूशन ये बता सकते हो, है ना, ये पॉइंट क्यों आया जब हमने उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया ना, लो प्रेशर और ये वाला। तो वहां पे आप ये लिख सकते हो कि इन द कोस्टल रीजन्स, है ना, coastal regions, है ना, coastal regions, we can we can install fresh water generator plants, है ना, fresh water generator plants to reduce the water stress, है ना। आप एक सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो अपने आंसर, है ना, टू रिड्यूस द वाटर स्ट्रेस, है ना। अभी देखो बेंगलोर में क्या स्थिति है वाटर को लेकर के, है ना। वहाँ पे जो भी मेरे कुछ और मतलब फ्रेंड्स लोग हैं वहाँ पे आईटी सेक्टर में, है ना, उन लोग से जब भी बात होती है तो यही कि भाई टैंकर से पानी आता है सुबह में, सबको कोटा फिक्स है कि बस इतना भर लो, है ना, शाम तक काम चलाना है उसी से। तो सोचो कि कितना ज्यादा जो है प्रॉब्लम वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, है ना। इसके पहले आप देखो 2-3 साल पहले जो लातूर महाराष्ट्र का जो रीजन था, वहाँ पे ट्रेन में टैंकर्स के द्वारा पानी भेजा गया था, है ना। तो इंडिया का वाटर स्ट्रेस जो है काफी बढ़ रहा है, अपने आप में एक समस्या है ना। बहुत सारा रीजन है उसके लिए, ऐसा नहीं कि वाटर स्ट्रेस जो है सिर्फ ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन होने की वजह से नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ने की वजह से, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, है ना, एग्रीकल्चर में जो है सरफेस रन ऑफ को हम लोग नहीं रोकते हैं, है ना, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस है सो बढ़ता है। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, फ्रेश वाटर जनरेटर प्लांट्स जो है हम लोग रिड्यूस वाटर स्ट्रेस करने के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्या मतलब कैसे फंक्शन कैसे होता है। तो देखो आपको मालूम है ना, ठीक है, इंडिया का जो भी कोस्टल रीजन्स में आप देखो जो भी मेगा सिटीज हैं जैसे कि चेन्नई, चेन्नई, मुंबई, मुंबई, कोलकाता, कोलकाता, वाइजैग, वाइजैग, ठीक है, कोचिन, शिपयार्ड है यहाँ पे, है ना, कोचिन, है ना। इधर आप कांडला ये सब जगह चले जाओ गुजरात में, है ना।
कहने का मतलब है कि इंडिया का जो कोस्टल रीजन्स है, क्या वहां पे जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन्स और सिटीज है कि नहीं, है ना? इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन्स एंड सिटीज है। तो एक बात बताओ, क्या हमारे इंडस्ट्रीज में, क्या हमारे इंडस्ट्रीज में, है ना, इंडस्ट्रीज में रेसिडुअल हीट होता है कि नहीं? रेसिडुअल हीट, है ना? रेसिडुअल हीट क्या होता है कि जो भी मशीनरीज रन कर रहे होते हैं उसको ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं, है ना? जैसे कि अगर आप गाड़ी देखो, फोर व्हीलर, अगर आपके पास कार है तो उसमें भी कूलेंट आप जो है सो भरते हो। क्यों? क्योंकि वो इंजन को ठंडा करता है। फिर वो कूलेंट कैसे ठंडा होता है? तो रेडिएटर होता है ना, इसमें फैन लगा होता है, कभी उसके सामने हाथ ऐसे सामने रखोगे तो गर्म हवा आएगा उधर से। तो ये जो रेसिडुअल हीट है ना, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, एक ऐसा सिस्टम बना करके जिसमें, है ना, ये जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट जो कि गर्म है ना, गर्म है, और इसमें, है ना, सी वाटर भर दो, है ना, सलाइन वाटर भर दो इसमें, सलाइन वाटर, सलाइन वाटर, ठीक है, सलाइन वाटर। अब ऐसा नहीं है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, ऐसा नहीं है। इसका टेम्परेचर जो रहेगा कितना रहेगा, है ना, मान लो कि 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पे तो सी वाटर बॉयल नहीं करेगा, है ना? वो तो वैसे भी, अगर फ्रेश वाटर होता तो 100 डिग्री चाहिए। सी वाटर है, डेंसिटी ज्यादा है तो 100 से ज्यादा चाहिए, है ना? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अगर आप किसी फ्रेश वाटर में जितना ज्यादा सॉल्यूट को ऐड करोगे उसमें, जितना ज्यादा उसमें पार्टिकल्स को बढ़ाओगे तो वो और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सी वाटर जो है नॉर्मली सपोज कि 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ना वैक्यूम क्रिएट करो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, है ना, वैक्यूम क्रिएट कर दो। तो क्या इसके अंदर जो सी वाटर आपने भरा, क्या उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट उस 50-55 के राउंड आ जाएगा कि नहीं? 50-55 पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपने पाइप के थ्रू जो आपने कूलेंट को रन किया, और ये कूलेंट गर्म कहाँ पे हो रहा था? तो जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हीट जनरेशन होता है, वहाँ पे गर्म होता है। आप उसको यहाँ पे जो है पाइप के थ्रू है सो उसको फीड कराओ और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दो। तो क्या होगा, ये सैलाइन वाटर जो है सो स्टीम बन जाएगा। इसको वापस से इधर से निकालो, दूसरे टैंक में जमा करो और यहाँ पे इसको कंडेंस कर दो, ठंडा कर लो। तो क्या ये फ्रेश वाटर बना कि नहीं? तो क्या ये एनर्जी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है कि नहीं? आपको अलग से हीट करने का जरूरत नहीं है। आपने इंडस्ट्री के जो रेसिडुअल हीट है उसको आपने यूज किया, सलाइन वाटर को आपने एक जो है वैक्यूम के इन्वायरमेंट में आपने उसको बॉयल करा लिया, फिर उसको आपने एक कंडेंसर में एज ए कलेक्ट करके फ्रेश वाटर जनरेट कर लिया। अब इसको आप सप्लाई कर दो जहाँ पे सप्लाई करना है ना? कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, हाउस होल्ड के लिए यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये जो है आप समझो कि ये सब जो है, आप कभी भी अपने आंसर्स में अगर ऐसा कुछ लिखते हो ना, सॉल्यूशंस वाटर स्ट्रेस के बारे में, और खास करके कोस्टल रीजन की बात करो, तो जरूर लिखो, द रेसिडुअल हीट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इन द साउथ इंडिया कैन बी यूटिलाइज फॉर इंस्टॉलिंग मोर फ्रेश वाटर जनरेटर्स टू सप्लाई द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रीजन। समझ गया? तो ये इनोवेटिव जो है सो आंसर आपको मिल जाएगा वहां। तो ये हो गया। बाकी लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर हमने देख लिया, है ना? इससे ज्यादा और कुछ इसमें है नहीं, इंपॉर्टेंट इतना ही रहता है। अब हम लोग जो है आते हैं किस पे, क्लाइमेट के ऊपर आते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लाइमेट। समझ में आया? टेंशन मतलब जैसे पीडीएफ जो है आपको क्लाइमेटोलॉजी का एक साथ कंपाइल करके ना आपको ग्रुप में हम भेज देंगे, ताकि जो भी पढ़ना हो, रिवीजन करना हो, आप उसको कर लें। फिलहाल समझो यहाँ पे चीजों, ठीक है? वर्ल्ड क्लाइमेट एंड टाइप्स। सर, नॉर्थ बिहार में फ्लड बहुत ज्यादा आता है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? ठीक है, बिहार ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। हालांकि सॉल्यूशन बहुत कुछ है ना? जैसे कि डैम्स का बनाना, है ना, डैम्स बनाओ, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बनाओ, है ना? अभी जैसे बिहार गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट भी है ना, कि हथीदह के पास में जो हमारा गंगा नदी है, वहां से पानी को एक्सट्रैक्ट करके, और जो साउथ बिहार है ना, उसके रीजन में
जो है टैंक्स को बना करके वहां पे इसको स्टोर करके, है ना, और सप्लाई करना। तो एक्सेस वाटर जो फ्लड वाटर से होता है, देखो, चलो इसको बता ही देते हैं क्या है। हालांकि ये बिहार ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट चूंकि उसने किसने श्रीकांत ने पूछा है, ठीक है, बता देते हैं। अगर आप बिहार की बात करो, है ना, इसी जो बिहार का मैप है ना, बीचों बीच जो है हमारा गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी, गंगा रिवर है, ठीक है। आपको मालूम है कि जो नॉर्थ में है, क्या ये हमारा हिमालयन रीजन है कि नहीं? दिस इज योर हिमालयाज, 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 ठीक है। साउथ में क्या ये हमारा जो है सो प्लेटू रीजन है कि नहीं, है ना? दीज आर द प्लेट्यू रीजन, है ना, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, जो रांची प्लेट्यू सबका जो रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो तो राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स है, जहाँ पे आपको संथाल ट्राइब्स ये सब जो है ना, ये सब पाया जाता है। बेसिकली आप बिहार का जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे या फिर इवन हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये सब राजमहल हिल्स ये और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिरसा मुंडा रिबेलियन हुआ, है ना, संथाल रिबेलियन हुआ, है ना, तो वो सभी पढ़ना है। बाकी जब ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव से देखो तो ये सभी क्या है, प्लेट्यू रीजन है, प्लेट्यू रीजन है। अगर आप इसका कुछ प्रोफाइल ऐसे बनाओ, दीज आर द हिमालयाज, है ना, हिमालयाज है, फिर क्या है, तो ऐसे प्लेन्स है ना, फिर ऐसे प्लेट्यू। आप ये समझ पाए डायग्राम को? दिस इज योर हिमालय, है ना, हिमालय के पास में जब वापस हिमालय से साउथ में, है ना, हिमालय से साउथ में आओगे तो क्या होगा, है ना, प्लेन एरिया आ जाएगा। दिस इज योर प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं, किस तरह का सॉइल है यहाँ पे? तो अलूवियल सॉइल है ना, अलूवियल सॉइल है, ठीक है। अलूवियल सॉइल क्या होता है? तो दीज आर द सॉइल्स व्हिच हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द हिमालयन रिवर्स, है ना, हिमालयन रिवर्स जो हैं सॉइल्स को डिपॉजिट करता है, दीज आर द अलूवियल सॉइल्स। फिर उसके बाद क्या होगा, तो एवरेज एलिवेशन है सो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक, है ना, पेनिनसुलर ब्लॉक है, और इसमें कई सारे प्लेट्यूज हैं, पठार है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आप रिवर्स के बारे में देखो, है ना, अगर आप रिवर्स को देखो, ठीक है, रिवर्स के बारे में देखो, तो क्या पेनिनसुलर रिवर्स जो है सो इधर से फ्लो करके इधर बिहार में आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिप्रेशन है, बेसिन है, और हिमालयन रिवर्स भी इधर से आएगा, है ना, हिमालयन रिवर्स। जैसे कि अगर आप गंगा रिवर्स की बात करो तो यहाँ पे एक महानंदा नदी है ना, महानंदा नदी है, महानंदा, ठीक है। उसके बाद देखो कोसी नदी है ना, कोसी है, ठीक है, कोसी है। फिर देखो गंडक है, गंडक है, ठीक है। फिर क्या है, बूढ़ी गंडक है ना, बीजी लिख देते हैं, है ना। फिर देखो एक घाघरा नदी है ना, घाघरा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कर्मनासा नदी है ना, कर्मनासा के एन लिख देते हैं। इसके बाद देखो एक सोन नदी है, अमरकंटक के पास से निकलता है, सोन है। फिर बताओ फल्गु है, फल्गु है, पुनपुन है, अरे तो सब तुम लोग को यादें है जी, अजय है ना। ऐसे कई सारे बिहार का जो है सो रिवर्स, ठीक है। तो देखो, अब ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है, क्या इसमें जब हम एक किसी और क्लास में बताए थे कि क्या पेनिनसुलर रिवर्स है सो पेरेनियल रिवर होता है क्या? नहीं होता है ना, सीजनल रिवर्स होते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वैसा कुछ ग्लेशियर्स नहीं है ना, ग्लेशियर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि ग्लेशियर्स हो और उसकी वजह से है सो आइस मेल्ट हो। लेकिन जो हमारा हिमालयन रिवर्स है, यहाँ पे क्या है, कई सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं। इसके वजह से ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से, है ना, मेल्ट ऑफ द ग्लेशियर्स, इट फीड्स द रिवर्स, इट फीड्स द रिवर्स, है ना, इट फीड्स द रिवर्स, फीड्स द रिवर्स। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, पेरेनियल रिवर्स जो है सो फॉर्म होंगे, बारहमासी नदी जिसको बोलते हैं, पेरेनियल रिवर्स होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हो गया नॉर्मल सिचुएशन में। अब आते हैं मॉनसून में, है ना, ड्यूरिंग मॉनसून।
ड्यूरिंग मॉनसून, है ना, मॉनसून। मॉनसून में क्या होगा कि क्या हमारे हिमालयन फुट हिल्स में बहुत ज्यादा बारिश होगा कि नहीं। अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, इस बार का मेंस का, तो पूछा गया कि व्हाई साउथ वेस्ट मॉनसून इज कॉल्ड एज पूर्वैया। देखा होगा आपने इस बार का पेपर अभी जस्ट जो हुआ है ना, व्हाई साउथ वेस्ट मॉनसून इज कॉल्ड एज पूर्वैया। तो पूर्वैया इसलिए बोला जाता है ना, इसलिए बोला जाता है कि अगर आप इंडिया के मॉनसून प्रोफाइल की बात करो, है ना, इसलिए ज्योग्राफी को पढ़ना और समझना जो है तो दोनों जरूरी है। साउथ वेस्ट मॉनसून के दो ब्रांच, है ना, हालांकि ये सभी आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बट फिर भी बता देते हैं, ये सभी इंटरलिंक्ड टॉपिक है। क्लाइमेट, रेनफॉल, मॉनसून, है ना, वाटर एक्सप्रेस, ये सभी आपस में इंटरलिंक्ड है। अल नीनो, ला नीना सब जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है आपको, अरेबियन सी ब्रांच है। ये क्या है आपको, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ना। डायरेक्शन क्या है इसका, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे नॉर्थ में जो है सो हिमालयन रेंज है ना। ये जो है हिमालयन रेंज है। और जो ईस्ट में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर्ग, क्या बोले, अराकानियुमा। इसको पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। आ रहे हैं तुम्हारे उस पे, फ्लड्स वाले पे आ जाएंगे, देखो। पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय है ना। तो जो भी विंड्स यहाँ पे अप्रोच करेगा, है ना, यहाँ पे गारो खासी जैंतिया से टकराएगा, तो क्या मेघालय में सबसे ज्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा कि नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि गारो खासी जैंतिया बिल्कुल जो है ऑब्स्ट्रक्ट करेगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच को, इस वजह से मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे से ये जो है सपोज कि नागालैंड, मणिपुर वाले रीजन में जाएगा, तो अब जो है हमारा जो हिल सिस्टम है, जो कि कुछ इस तरीके से प्रोफाइल है, क्या वो उसको बेंड करेगा कि नहीं, डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब डिफ्लेक्ट करेगा तो वापस से बिहार के मैप से समझो, देखो कितना लॉजिकल है ना। ये चीज नोटिस करो, बिहार अपना यहाँ पे है। तो बिहार में जो विंड्स का जो डायरेक्शन होगा बारिश का मानसून के समय में, मोस्टली क्या वो ईस्टर्ली होगा, ईस्टर्ली। इसी वजह से ये पूर्वैया कहलाएगा। समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, जब ये यहाँ से मॉइस्चर को कैरी करके आगे बढ़ रहा है, इधर वाले रीजन में बारिश जो है सो लाते हुए जब बिहार में इंटर करेगा, तो क्या किशनगंज जो है सो सबसे पहले जो है फीड करेगा कि नहीं। तो क्या किशनगंज जो है सो सबसे ज्यादा रेनफॉल होने वाला बिहार का डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं, है ना। उसके बाद जैसे जैसे ये विंड जब आगे, मानसून विंड जब आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो उसके वाटर का जो कैपेसिटी है वो कम हो रहा है, वाटर उसके पास जो है कम हो रहा है, तो आगे रेनफॉल भी कम होता चला जाएगा, है ना। इस वजह से किशनगंज चूंकि हमारे बिहार का सबसे नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, एंड इट इज द फर्स्ट टू गेट द मानसून विंड्स, देयरफॉर द रेनफॉल इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। समझ में गया। और इसी को हम लोग पूर्वैया बोलते हैं। अब जो है वापस पिछले स्लाइड में आओ, कि जब मॉनसून सीजन होगा, ड्यूरिंग मॉनसून, है ना, तो क्या इस वाले हिमालयन फुटहिल्स में क्या बहुत ज्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा कि नहीं। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, अरे यार ये बीच में अपडेट कहाँ से ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा तो जो भी हिमालयन रिवर्स हैं, महानंदा हो, कोसी हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, कमला हो, बलान हो, घाघरा हो, जो भी नदी है, क्या उसमें वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं। एक तो पहले से ग्लेशियर्स का मेल्ट वाटर आ ही रहा था, ऊपर से इतना ज्यादा बारिश हो गया मौसम की वजह से, तो बिल्कुल बिल्कुल फ्लड आ जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि जो हमारा नॉर्थ बिहार है, इट इज फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट, फ्लड प्रोन, फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट। जो भी नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि मधुबनी, दरभंगा, है ना, किशनगंज, जो भी है, बाढ़ आना ही आना है। पूर्णिया, कोसी जो है इसको क्या बोलते हैं, सौरव बिहार, इसी वजह से, है ना, सौरव बिहार बोलते हैं। वो अपने कोर्स को बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करता है, नियंत्रण करता है। अब देखो तो नॉर्थ बिहार जो है सो फ्लड प्रोन हो गया। साउथ बिहार में देखो जो नदी है, सोन, फल्गुन, कर्मनासा, इसमें
ड्यूरिंग मानसून रेनी सीजन जो है पेनिनसुलर रीजन में जब बारिश होगा तो इसमें भी पानी का लेवल है तो ठीक ठाक आ जाएगा, लेकिन राउंड द ईयर क्या पानी रहेगा क्या उसमें? नहीं रहता है। तो क्या आप इसको ये कह सकते हो कि जो साउथ बिहार है ये ड्रॉट प्रोन है, सूखा सूखा ग्रसित है ना, ड्राउट प्रोन है ना, ड्राउट प्रोन है, यानी कि आपका बिहार का एक ऐसा पार्ट है नॉर्थ बिहार जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, दूसरा है साउथ बिहार जहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा नहीं आता है, पानी का अवेलेबिलिटी बहुत कम है, सुखाड़ है। तो क्या हम लोग फ्लड कंट्रोल मेजर्स पे ये कह सकते हैं कि जो भी हिमालयन रिवर्स हैं उसको हम लोग डैम बना करके, है ना, डैम बना करके पानी को स्टोर करो, या फिर उसमें चैनल्स बना करके साउथ बिहार में उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? जैसे कि अभी का जो प्रोजेक्ट है ना, उसका स्कीम गंगा जल आपूर्ति योजना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, वही है ना? गंगा जल आपूर्ति योजना है बिहार का जो प्रोजेक्ट है। हाँ 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 हाँ, गया में है, नवादा है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है, बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है जिसको अभी स्टार्ट भी कर दिया गया है, उसमें काफी कंस्ट्रक्शन जो है सो हो चुका है। तो ड्यूरिंग फ्लड जो गंगा नदी है, गंगा नदी कोई भी रिवर्स होता है तो रिवर अपने आसपास देखो तो इम्बैंकमेंट्स को क्रॉस करके फ्लड्स जो है सो लेकर के आता है। वहां का पानी जो है उसको एक्सट्रैक्ट करो कैसे? तो पंप से, है ना? कैसे है? सपोज कि ये गंगा का, है ना, रिवर है, और फ्लड्स के समय गंगा के सराउंडिंग एरियाज में भी पानी भर गया है ना, तो यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट है, हाथीदह के पास में, हाथीदह बेसिकली पटना डिस्ट्रिक्ट में है, मोकामा के पास में एक है एरिया है। यहाँ से क्या कर रहा है ना, कि पंप हाउस बनाया गया है, ठीक है, पंप हाउस, ठीक है। ये पंप क्या करेगा, यहाँ से पानी को सक्शन करके और पंप करके पाइपलाइंस के थ्रू जो है ना, गया, नवादा ऐसे रीजन में भेज रहा है, जहाँ पे जो है आपको रिजर्वायर बनाया गया है ना, रिजर्वायर बनाया गया है, और उस रिजर्वायर में पानी को स्टोर किया जा रहा है, और उस पानी को लोकल एरिया में होटल्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, जो भी है जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है सप्लाई किया जा रहा है। तो ये भी एक जो है क्या हमारे एक्सेस वाटर को है सो जो है इधर पहुंचा रहा है। तो क्या फ्लड कंट्रोल मेजर्स है कि नहीं, है ना? बिल्कुल है। लेकिन बिहार के साथ समस्या क्या है, जैसे कि आप एम्बैंकमेंट को बनाते हो, बांध को बनाते हो, जो भी चीजें हैं, हिमालयन रिवर्स जो है इतने ज्यादा स्ट्रांग है, उनका जो करंट इतना ज्यादा होता है कि इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है ना, इस वजह से। दूसरा, आप बहुत ज्यादा डैम्स बिहार के प्लेन्स में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो भाई, बिकॉज हाईली सिस्मिक जोन के अंदर में आता है ना, हाईली सिस्मिक जोन है। हाईली सिस्मिक जोन क्यों है? तो जब आपको प्लेट टेक्टोनिक से क्लास याद करो कि जो हमारा यूरेशियन प्लेट, सॉरी, जो इंडियन प्लेट है, इट इज कोलाइडिंग विथ योर यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है। इस वजह से इस रीजन में, क्योंकि दोनों कन्वर्जेंस जोन है डिफरेंट प्लेट्स का, इस वजह से यहाँ पे जो है अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आता है। तो अगर आप कुछ उस तरीके से बहुत ज्यादा डैम कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसके वजह से क्या है कि अर्थक्वेक्स में डैम अगर डैमेज हुआ, है ना, तो सोचो कितना ज्यादा तबाही आएगी, है ना? तो ये भी एक समस्या है बिहार के साथ में कि डिस्पाइट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एवरी ईयर, वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट डैम्स ऑन a very large scale. Why? Because North Bihar is coming under your highly seismic zone, है ना, अनसेफ है जो अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो अनसेफ जोन है। दूसरा एक ये भी है, आप ये भी चीज पढ़े होगे जब हम लोग पढ़ रहे थे अर्थक्वेक्स के बारे में, तो क्या वहां पे हमने रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी बताया था क्या? RIS, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, नहीं बताए थे? कैसे मिस हो गया आपने? RIS होता है, ठीक है, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। ये कॉन्सेप्ट ये है, कहता है कि जहां पे रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, उसके वजह से अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं। जैसे कि कोयना डैम, है ना, महाराष्ट्र में 1967 में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है ये बहुत स्टेबल है, जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये वाला जो पार्ट है, ये स्टेबल है ना, जियोलॉजिकल स्टेबल माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा किसी भी तरीके से अर्थक्वेक्स या फिर ये सब का नहीं है वहां पे, है ना, कोई ऐसा जोन नहीं है। लेकिन 1967 में महाराष्ट्र में यहाँ पे डैम के पास में जो है सो एक मेजर अर्थक्वेक आया, 7 रिक्टर स्केल का, है ना। तो जो जियोलॉजिस्ट लोग हैं वो इस चीज को स्टडी किए और उन्होंने पाया कि द रिजर्वायर विच हैज बीन बिल्ट ओवर द कोयना रिवर, कोयना एक रिवर है, उसके वजह से जो है ये
सिस्मिसिटी हुआ है। कैसे हो सकता है? तो देखो, जो रिजर्वायर्स होते हैं, है ना, आप डैम कैसे बनाते हो? डैम कैसे बनाते हो? तो रिवर जो है सो अपने फ्लो में है सो, है ना, स्लोप के हिसाब से मूव कर रहा है ना, स्लोप के हिसाब से मूव कर रहा होता है रिवर, है ना। आपने क्या किया कि डाउन स्ट्रीम में आपने एक, है ना, ऐसा वॉल क्रिएट कर दिया, ठीक है, आपने है सो इसको रोक दिया, तो क्या इसमें पानी का लेवल बढ़ेगा, है ना, पानी का लेवल बढ़ेगा। इसके नीचे जो बेड रॉक है, इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर कहीं पे माइनर फॉल्ट था रॉक में, तो क्या वो वहां पे फ्रैक्चर होकर के, क्या वो एक, है ना, सिस्मिक सिस्मिक एक्टिविटी को कॉज कर सकता है कि नहीं? तो दिस इज द नोशन बिहाइंड योर डैम्स ऑल्सो। तो डैम ऐसा नहीं कि जहां मन किया वहां पे बना दिए, उसके पहले पूरा रॉक का स्ट्रक्चर जो है सो स्टडी किया जाता है कि रॉक का प्रोफाइल कैसा है, क्या वहां पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा है, क्या वहां पे कोई सिस्मिसिटी तो फोन नहीं है। अगर वो सब चीज सेफ है तभी आप डैम बनाते हो। तो बिहार में ऐसा नहीं कि जैसे आम जनता में बात करोगे, कह रहे हर साल बाढ़ आता है तो वो भाई, है ना, 100 डैम बना दिए, नहीं कर सकते हैं, है ना, वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो बाकी क्या फिजिबल है? तो हाँ, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जब आप करते हो, सपोज के दो रिवर्स को आपने जोड़ दिया, है ना, तो एक तो है कि पंप हाउस के लिए आपको पावर का रिक्वायरमेंट होगा, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा, है ना। देखो निगेटिव क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा देखो, जब आप दो रिवर्स को या फिर एक रिवर का पानी दूसरे रिवर में ट्रांसफर करते हो, तो इकोलॉजिकल डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल डैमेजेस, इकोलॉजिकल डैमेजेस, ठीक है। हम लोग जैसे सीखते थे, सेलिंग करते थे, तो एक चीज बताते हैं, कॉन्सेप्ट होता है ब्लास्ट वाटर का, है ना। जैसे कि सपोज कि कोई शिप है ना, शिप है, तो सपोज कि शिप जो है पानी में से, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, लेवल है, पीछे प्रोपेलर होता है यहाँ पे, है ना। तो सपोज आपने कुछ कार्गो आपने कैरी किया, है ना, सपोज ऑयल है या फिर कंटेनर से कुछ भी है, तो इसका जो है सो इतना पानी में सपोज कि डूबा हुआ है ना, तो ये आराम से मूव कर रहा है। बट सपोज कि आपने कार्गो को हटा दिया, कोई भी ऑयल कुछ भी आप कैरी नहीं कर रहे हैं, तो क्या शिप जो है सो बायोंट होकर के ऊपर में आ जाएगा? तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या आप उसको सेलिंग करा सकते हो? नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी रफ वेदर आएगा तो चांसेस है कि वो, है ना, कोलैप्स कर जाए, है ना, डूब सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो सी वाटर होता है ना, उसी को पंप कर देते हैं। कई सारे ऐसे टैंक्स बने होते हैं ना, दीज आर द वाटर टैंक्स, इसको ब्लास्ट वाटर टैंक्स बोलते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड है, ब्लास्ट वाटर। समझो सिंपल कि सी वाटर को भर दिए इसमें, है ना, ब्लास्ट वाटर टैंक है ना। अब सपोज कि कोई कार्गो नहीं है लेकिन शिप को मूव करना है, तो आप पानी को भर दिए उसमें टैंक में, और शिप जो है अपने लेवल पे आ जाएगा। अब सपोज कि शिप जो है सो इंडिया से यूएसए की तरफ जा रहा है, सपोज इंडिया से यूएसए की तरफ जा रहा है, तो और यूएसए में सपोज कि ऑयल हमें कैरी करना है, वहां पे जाके ऑयल हमें कैरी करना है, तो इस टैंक को तो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टैंक में पानी भर के रखे हो और कार्गो, टैंक में कार्गो दोगे, तो शिप और नीचे चला जाए, तो आपको इसको खाली करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये अननेसेसरी लोड है। तो क्या आप यूएस में जाकर के सीधा पोर्ट पे डिस्चार्ज कर दोगे पानी? नहीं कर सकते। जो यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है लॉ ऑफ सीज का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, वो ये कहता है कि जो ब्लास्ट वाटर है उसको आपको मिड वे जो है सो चेंज करना है, चेंज करना है ना। तो हम लोग जैसे शिप पे रहते थे तो क्या करते थे, जैसे कि इंडिया से सेलिंग करके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम इस पानी को पंप आउट करते थे और साइमल्टेनियसली पंप इन भी करते थे, ताकि वो एक्सचेंज हो जाए, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्ट वाटर एक्सचेंज बोलते हैं, वाटर एक्सचेंज, ठीक है। इसके वजह से एक्सचेंज, इसके वजह से क्या होगा, इससे कई सारे फायदा होते हैं। जैसे कि वाटर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए फिट होते हैं। अगर आप उसको दूसरे एरिया में लेके चले जाओगे, तो हो सकता है कि वो वहां के लिए पैरासाइट की तरह बिहेव करे, और जो लोकल वाटर बॉडीज में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, फ्लोरा फोना, उसको वो डैमेज कर दे, है ना। तो सेम ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के साथ भी समस्या है कि अगर आप रिवर को इंटरमिक्स करोगे, तो एक रिवर का जो इकोलॉजी है ना, वो दूसरे रिवर के इकोलॉजी के साथ मिक्स करेगा, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि कुछ नए इन्वेजिव स्पीसीज वहां पे हो जाए, हो सकता है कि उस रिवर से कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फ्लोरा है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाए, है ना। तो इकोलॉजिकल भी एक समस्या है ना, ये हो गया। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस विच आर
एसोसिएटेड विथ योर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करके, बाकी कॉस्ट है ना, ये सब चीजें क्लाइमेट के क्लास में आज हम लोग देखो क्या सब डिस्कस कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। क्या हो गया? अच्छा यही बात है, बाद में याद आती है, बाद में याद क्या करना है? बिल्कुल सॉइल इरोजन सब भी होगा उसमें, है ना। तो ये तो क्लाइमेट के बारे में पहले ही बताए थे, है ना। तो बताओ व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है? है ना। क्लाइमेट बेसिकली लॉन्ग टर्म एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर एलिमेंट्स ऑफ एनी रीजन इज कॉल्ड एज क्लाइमेट, है ना। वेदर एलिमेंट्स क्या सब हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी रीजन का टेम्परेचर क्या है, लॉन्ग टर्म एवरेज, है ना। क्या वो गर्म रहता है, या फिर वो बिल्कुल ठंडा रीजन है, या फिर बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेट वाले रीजन में है। तो टेम्परेचर उसका जो एवरेज होगा, प्लस वहां पे प्रेसिपिटेशन कैसा है ना, रेनफॉल किस तरीके से होता है, क्या वो बारिश के फॉर्म में होता है, क्या वो हेलस्टॉर्म होता है, क्या वो स्नो होता है ना। तो वो सब जो पैटर्न को जब आप देखते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 30 से 40 तब आप बोलोगे कि हाँ इस रीजन का जो है क्लाइमेट कुछ इस तरीके है, इस तरीके का है ना। ह्यूमिडिटी का क्या लेवल है, प्रेसिपिटेशन का क्या लेवल है ना। तो क्लाइमेट इज बेसिकली द लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, precipitation, wind, and other atmospheric conditions in a particular region or on the earth as a whole, as a whole. अब जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उस रीजन में जो क्लाइमेट था उसमें क्या सब बिहेवियर उसके वहां के रेनफॉल पैटर्न में चेंज हो गया, वहां के टेम्परेचर प्रोफाइल में क्या चेंज हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज द क्लाइमेट चेंज, है ना। ये होगा। क्लाइमेट इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर, है ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर। वेदर से डिफरेंट कैसे है? तो वेदर इज द डे टू डे, है ना, डे टू डे। जैसे कि आज आप देखो, है ना, हम तो खैर घर से समस्तीपुर से आ रहे थे तो सुबह में बहुत ज्यादा बारिश हुआ था, है ना, खूब मतलब कितना बजे, 8-9 बजे के अराउंड पूरा जैसे थंडर स्टॉर्म जो आता है ना, पूरा काला काला हो गया बादल, वो बिजली उजली करके, तो हमको लगा पटना में भी हो रहा हो, बट यहाँ पे आए तो देखे कि बिल्कुल रास्ते में कहीं बेकार बूंद ऐसा टाइप का दिखा, बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। तो कहने का मतलब है कि वेदर जो है वो आपको, है ना, डे टू डे बेसिस पे है तो चेंज हो सकता है, आवरली बेसिस पे चेंज हो सकता है ना। लेकिन जो क्लाइमेट है ये लॉन्ग टर्म एवरेज है, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म चीजों में है तो देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप एलिमेंट्स की बात करो तो वेदर में भी वही एलिमेंट है, विंड का डायरेक्शन देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, प्रेसिपिटेशन देखेंगे, है ना, और ह्यूमिडिटी कितना है वही सब देखेंगे। तो एलिमेंट्स सेम है वेदर के और क्लाइमेट के, लेकिन एक है सो शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, ठीक है। अब बताओ कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। किसी भी रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा ये किन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। अब लिखा ही हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो, है ना। ये पहले भी डिस्कस किए हुए थे वैसे, है ना, बट देख लो फिर भी, बहुत लोग ऐसे लेट से ज्वाइन किए हो। लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश, है ना। तो लैटिट्यूड जो है सो प्राइम फैक्टर है जिसकी वजह से आप क्लाइमेट्स के क्लासिफिकेशन को आप देख सकते हो, जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, है ना। तो क्या ये लैटिट्यूड्स के हिसाब से जो है सो वेरी कर रहा है कि नहीं? अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है दैट मीन्स की जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वहां पे वार्म ज्यादा होगा, है ना, समर मंथ जो है सो ज्यादा लंबा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप टुवर्ड्स पोलर एरियाज मूव करोगे, है ना, हायर लैटिट्यूड्स में जाओगे, तो क्या हमारा क्लाइमेट है सो ठंडा होना स्टार्ट होगा कि नहीं, है ना, फ्रॉम वार्म टू कूल कोल्ड, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो लैटिट्यूड इज द मेन प्राइम फैक्टर। दूसरा है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब कि ऊंचाई, है ना, किसी भी रीजन का उसका ऑल्टीट्यूड कितना है, हाइट कितनी है। तो जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाओगे, अगर आप किसी हिल्स पे या फिर कहीं पे भी हाइट पे जाओगे, तो क्या होगा, नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से है सो टेम्परेचर है सो डिक्लाइन करेगा। तो इस वजह से जो, अगर सपोज कि सेम लैटिट्यूड पे, है ना, सेम, जैसे कि सवाल कई बार पूछता है ना, कि सेम लैटिट्यूड जैसे कि इंडिया पे है, मैं बनाओ,
ठीक है। अगर एक पॉइंट, एक लैटिट्यूड हम लोग लेते हैं, है ना, जो कि सपोज कि राजस्थान वाले पार्ट से मूव कर रहा हो और दूसरा हिमाचल से मूव कर रहा हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। एक जो है सो राजस्थान में है आरजे, और दूसरा है सो हिमाचल प्रदेश में है एचपी, ठीक है। तो ये बताओ, और लैटिट्यूड सेम है, सेम लैटिट्यूड पे, तो क्लाइमेट ए और बी का सेम होगा क्या? नहीं सेम होगा। क्यों? क्योंकि एलिवेशन है। अगर आप ऐसे डायग्राम देखो ना, सी लेवल से हाइट, तो हिमाचल प्रदेश का जो पॉइंट बी है वो ज्यादा हाइट पे है, राजस्थान का जो है सो कम हाइट पे है ना, क्योंकि ये प्लेन एरियाज में आएगा, है ना, और ये हिल एरियाज में आएगा, और ये अगर सपोज कि सी लेवल है, तो ऑल्टीट्यूड के वजह से भी क्लाइमेट वेरिएशंस आएगा, है ना। हाइट के हिसाब से जो है ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस वजह से हिल स्टेशन पे जब भी हम लोग जो प्लेन एरियाज के जो लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग बिहार में, यूपी में, है ना, राजस्थान में, पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं, ये जब गर्मी बहुत ज्यादा होगा तो किधर भागते हैं? हिल स्टेशन चलो, है ना। लेह चले गए, लद्दाख चले गए, है ना, मनाली चले गए, वहां गए, पता चला कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, उल्टा है सो जान बचा के भागे। ये भी हो जाता है कई बार, है ना? तो हाँ, लैंडस्लाइड भी हो जाता है, वो सब हेजार्ड्स है वहाँ पे, है ना। तो हिल स्टेशन पे इसी वजह से टेम्परेचर कम रहेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है हाइट पे है, वो हाइट पे है ना। प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज, क्या हमने ये पढ़ा था कि सी एंड ओशंस हैव द मॉडरेटिंग इफेक्ट? मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेटिंग इफेक्ट, ठीक है, मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ना। क्या हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उसके वजह से जो कोस्टल रीजन्स है वहां पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं होते हैं, है ना। यू कैन नॉट हैव द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर इन द कोस्टल रीजन्स, व्हाई? बिकॉज द ओशंस एंड द सीज व्हिच सराउंड द कोस्टल रीजन, इट हैज द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन। प्लस इसके साथ साथ जो ओशन करेंट्स होते हैं इन दोज ओशंस, है ना, प्रोक्सीमेट टू ए पर्टिकुलर रीजन, वो भी इम्पैक्ट करता है आपके क्लाइमेट को। अगर कोल्ड ओशन करेंट्स होंगे तो उसके जो सराउंडिंग एरियाज होगा वहां पे थोड़ा सा कोल्ड एटमोस्फेयर होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा। अगर वार्म ओशन करेंट्स रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो कोस्टल रीजन है उसका क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से ओशन करेंट्स और ये सब जो है साथ में जो है इम्पैक्ट करता है ना। विंड पैटर्न्स एंड एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन, तो ये तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे कि ट्रेड विंड्स जो है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे इम्पैक्ट करता है। ट्रेड विंड्स जो है, अगर कहीं पे ऑनशोर हो गया, व्हाट इज द ऑन मीनिंग ऑफ ऑनशोर? ऑनशोर का मतलब होता है ना, ये सब कॉन्सेप्ट क्या है ना, जो विंड्स जो होते हैं, है ना, देख, सपोज दिस इज ए रीजन, है ना, एक कॉन्टिनेंट मान लेते हैं, है ना। तो एक कॉन्टिनेंट है, इसके दोनों तरफ है सो वाटर बॉडीज है, दीज आर द वाटर बॉडीज, बेसिकली ओशंस है ना, दीज आर द ओशंस। देखो विंड्स का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी रीजन के क्लाइमेट्स पे, दीज आर द वाटर बॉडीज, ठीक है। अब सपोज कि ट्रेड विंड्स जो है तो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा हो, दीज आर द ट्रेड विंड्स, दीज आर द ट्रेड विंड्स। व्हेन दीज ट्रेड विंड्स मूव ओवर ए ओशन, इट विल पिक अप द मॉइस्चर फ्रॉम द ओशन, है ना। इसके वजह से जो कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न रीजन है ना, इट विल बी कॉल्ड एज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो क्या यहाँ पे है सो रेनफॉल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वाई? बिकॉज द ट्रेड विंड्स आर ऑन शोर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दीज आर द ऑन शोर ट्रेड विंड्स। तो ऑन शोर विंड्स विल कॉज द रेनफॉल इन दैट रीजन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये विंड आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, तो क्या ये जो वेस्टर्न मार्जिन है यहाँ पे आते आते, क्या इसका जो है सो मॉइस्चर कंटेंट है सो बहुत कम हो जाएगा कि नहीं, है ना। रेनफॉल तो बीच में कराते हुए आगे बढ़ गया, तो इस वजह से यहाँ पे जो कि वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन है, यहाँ पे विंड्स कैसा है? ऑफ शोर है, ऑफ शोर, है ना, ऑफ शोर। ऑफ शोर का मतलब कि शोर से अब ऑफ हो रहा है, शोर से अब ऑफ हो रहा है, ऑफ हो रहा है मतलब कि बाहर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? टुवर्ड्स ओशंस जा रहा है, टुवर्ड्स ओशंस जा रहा है। ठीक है, ऑन शोर का मतलब क्या होता है? शोर पे पहुंच रहा है, ऑन द शोर, ऑन द शोर कहां से? फ्रॉम द ओशंस, फ्रॉम द ओशंस। तो इस वजह से ये जो रीजन होगा ये ड्राई हो जाएगा, डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अर्थ पे हम लोगों ने जब पढ़ा था कि जो हमारा प्रेशर बेल्ट है
जो प्रिवेलिंग विंड सिस्टम है उसमें हमने ट्रेड विंड्स के डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था, वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ा था, पोलर स्टर्लीज के बारे में पढ़ा था। तो क्या उसके वजह से जो हमारे अर्थ पे जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं या जो भी रीजन्स हैं, क्या उसके ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं, है ना, इस तरीके से। तो वहां पे या तो वेट क्लाइमेट हो सकता है या फिर ड्राई क्लाइमेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की व्हाट काइंड ऑफ विंड सिस्टम इज प्रिवेलिंग ओवर दैट रीजन। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। टोपोग्राफी, है ना, नेक्स्ट फैक्टर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी है सो ऑल्सो इम्पैक्ट, है ना। टोपोग्राफी का मतलब कि वहां का रिलीफ कैसा है, रिलीफ रिलीफ मतलब कि क्या वहां पे प्लेन एरिया है, क्या वहां पे वैलीज है, क्या वहां पे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उसके वजह से भी जो है ना, क्लाइमेट्स जो है ना, वो उसको वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कि अगर कहीं पे अगर सपोज कि ये है माउंटेन्स है ना, सपोज कि एक ऐसा रीजन समझो, या कहीं है एग्जाम्पल, है ना, पहले ही बताए हैं, दिस इज योर सपोज कि वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट। दिस इज योर वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट है सर हमारा अरेबियन सी है, दिस इज योर अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी है। और सपोज कि मानसून के समय की बात करते हैं, है ना, साउथ वेस्ट मानसून का बात करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, है ना, दीज आर द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दीज आर बेसिकली ट्रेड विंड्स जो कि इक्वेटर को क्रॉस करके जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है। तो वेस्टर्न घाट्स का अब ये वाला पार्ट में देखते हैं कि यहाँ से साउथ वेस्ट विंड्स जो है सो कुछ इस तरीके से अप्रोच करेगा। ये क्या है, तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है ना, वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का। ठीक है, दिस इज योर वेस्टर्न कोस्ट, डब्ल्यूसी लिख देते हैं, वेस्टर्न कोस्ट है। यहाँ पे ये वेस्टर्न कोस्ट है, दिस इज योर वेस्टर्न कोस्ट, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न घाट है। तो क्या जब ये विंड्स यहाँ पे पहुंचेगा तो वेस्टर्न घाट से टकरा करके ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा कि नहीं, है ना। तो क्या यहाँ पे इस वाले रीजन में जो है सो क्लाउडीनेस रेनफॉल है ना ज्यादा हो जाएगा, है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो आप ये कह सकते हो कि इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना, इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देयर विल बी मोर रेनफॉल, मोर रेनफॉल, मोर रेनफॉल। क्यों, क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा यहाँ पे, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा। लेकिन जब ये विंड्स दूसरी तरफ ट्रेवल करेगा ऐसे, मैंने आपको बताया था कि रेन शैडो इफेक्ट ऐसे हो जाता है ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाता है, ड्राई एयर हो जाता है। इस वजह से इस वाले रीजन में, है ना, वेरी लिटिल रेनफॉल, वेरी लिटिल रेनफॉल, very little rainfall. Why very little rainfall? Because this is in the rain shadow area, rain shadow area, rain shadow area। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है पार्ट इंडिया का, क्या ये रेन शैडो रीजन है कि नहीं, है ना, जो पेनिनसुलर रीजन है बेसिकली, दिस इज योर रेन शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन है। इस वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल होगा, एवरेज एनुअल रेनफॉल होगा, वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में काफी कम होगा, काफी कम होगा। अगर आप देखो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, अगर यहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर आप देखो तो 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में होता है। हालांकि इसमें वेरिएशन होता है, बट आप मान के चलो कि 200 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल। लेकिन अगर आप इस रीजन में आओगे, इस रीजन में इट इज वे लेस देन 65 सेंटीमीटर, है ना, 65 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। देखो कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं। अगर सपोज के 150 होता, 180 होता तो बोलते चलो ठीक है थोड़ा बहुत वेरिएशन है, इधर 200, इधर कहाँ 65 सेंटीमीटर कराओ। तो क्या ये वाटर डेफिसिट रीजन है कि नहीं। अगर आप बैंगलोर की बात करो, है ना, जो भी रीजन है सब आपको रेन शेडो एरिया में आ रहा है। इस वजह से वहां पे बारिश भी कम होता है और वाटर अवेलेबिलिटी भी कम रहेगा। ठीक है, तो क्या टोपोग्राफी जो है सो हमारे क्लाइमेट को डिफ्रेंशिएट किया कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ का क्लाइमेट देखोगे, इस रीजन का क्लाइमेट देखोगे, इसको हम लोग कैसा क्लाइमेट बोलते हैं, बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट। ठीक है, दिस इज योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एवरग्रीन क्लाइमेट? बिकॉज एक तो ट्रॉपिकल रीजन में है टेम्परेचर के हिसाब से, एवरग्रीन मतलब कि जहां पे मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो वहां का जो पेड़ पौधा होगा ना वो एवरग्रीन होगा, सदाबहार होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस रीजन में आओगे, इस रीजन में, तो यहाँ पे है ना डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, है ना, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अपना बिहार यहाँ पे है ना, इस वाले रीजन में बिहार है। तो बिहार जो है बेसिकली अगर आप देखो जो रेनफॉल होता है, यहाँ से ज्यादा रेनफॉल बिहार में होता है, समझ में गया, है ना। 150 सेंटीमीटर अगर आप देखो, अपना जो किशनगंज वाला जो एरिया है 150 सेंटीमीटर है, इसके बाद आओगे तो करते करते 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाता है साल भर में। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट होगा वो कैसा है, मॉइस्ट डेसिडियस होगा, मॉइस्ट डेसिडियस होगा, ठीक है। किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट है, किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट है, उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या है, वेजिटेशन, है ना, वेजिटेशन, बिल्कुल सही, है ना, वेजिटेशन। वेजिटेशन जो है इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन का क्लाइमेट कैसा है, अगर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके वेजिटेशन प्रोफाइल को आप देखो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बता देते हैं, फिर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कल बताएंगे, ठीक है, तो ओवरडोज हो जाएगा फिर इसमें। नॉर्मली, नॉर्मली, है ना, कुछ ऐसा प्रोफाइल आप चाहो तो अपने, है ना, इसको ड्रॉ कर लो, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, वेजिटेशन कैसे चेंज होता है देखो, ये एक रीजन है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो, अगर ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं, है ना, ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं, है ना, हाई रेनफॉल, अगर ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ट्रॉपिकल रीजन है, अगर वहां पे कोई भी ऐसा रीजन हो जहाँ पे बारिश खूब हो, है ना, राउंड द ईयर बारिश हो जाए, या फिर साल में 8 से 9 महीने अच्छा खासा बारिश हो जाए, है ना, तो वहां पे कैसा फॉरेस्ट बनेगा, रेन फॉरेस्ट बनेगा, समझ में गया, रेन फॉरेस्ट, ठीक है। वहां पे कैसा रेन फॉरेस्ट बनेगा, है ना, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ठीक है। रेन फॉरेस्ट मतलब कि वहां पे बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का है सो रेनफॉल हो, एनुअल एवरेज, एनुअल एवरेज, इसको जो है सो मंथली रेनफॉल मत मान लेना कि एक महीने में 200 सेंटीमीटर है, फिर पता चला कि वो जो है परमानेंट मतलब बाढ़ ग्रसित हो गया। ये एनुअल एवरेज होता है, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट बन जाएगा वहां पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बेसिकली योर एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। इसके पिछले वाले स्लाइड में जाओ, अगर इंडिया के बारे में देखो तो इंडिया का एक पार्ट है नीचे में यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दूसरा है अपना इधर नॉर्थ ईस्ट मेघालय का रीजन। ये सब क्या आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाले रीजन, उसके आसपास के रीजन है। तो कह सकते हैं कि पूरा जो ये इंडिया का जो आधा पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। अब हम लोग ऐसे पॉइंट्स को नोटिस करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। तो क्या वेस्टर्न घाट्स की वजह से इस वाले रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास में बारिश बहुत ज्यादा होगा, और नॉर्थ ईस्टर्न जो मेघालय प्लेट्यू है उस रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से नजदीक है, और जो साउथ वेस्ट मानसून का जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो जब वहां पे हिट करेगा तो ओरोग्राफिक रेनफॉल करेगा। तो क्या इन तीनों लोकेशन पे आप कह सकते हो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का होना चाहिए, बिल्कुल है, समझ गया। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन द ऑन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न मार्जिन, उल्टा नहीं, डेंस ऑटो वाले साइड में नहीं, वहां पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड से उधर ज्यादा। लेकिन अपोजिट जो वेस्टर्न साइड में है वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हाँ, हॉटस्पॉट इसी वजह से है ना, हॉटस्पॉट मतलब कि बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से। लेकिन जो रेन फॉरेस्ट है सो यहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर में है, प्लस नॉर्थ ईस्ट में, समझ में आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट मैप दूसरे पे चलो। अब देखो क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, अब रेन फॉरेस्ट से थोड़ा और आगे बढ़ो, तो क्या अब रेनफॉल जो है सब कम होगा कि नहीं, है ना। अब एक बात बताओ कि इसमें से कोस्ट के नजदीक है सो कौन होना चाहिए, पहला वाला, है ना,
यानी कि अगर ए बी सी अगर आप देखो, ए बी सी देखो, है ना, तो जो ए वाला पार्ट होगा दैट विल बी नियर टू द कोस्ट, है ना। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ो तो क्या अब जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो कम होगा कि नहीं, कम होगा। बारिश कम हो गया, मॉइस्चर कम हो गया, तो क्या अब जो है सो ट्रीज का संख्या कम होगा कि नहीं, पेड़ पौधा का संख्या कम होगा कि नहीं, घास का संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाएगा ग्रासलैंड्स, दीज आर द ग्रासलैंड्स, समझ में आ गया। और बीच में इक्का दुक्का पेड़ दिखेगा कहीं कहीं पे, है ना, 100 मीटर पे एक आध पेड़ दिख जाएगा, 50 मीटर पे एक आध पेड़ दिख जाएगा, बाकी घास बीच में खूब सारा घास रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट उतना है नहीं, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा नहीं, यहाँ पे जो ट्रीज होंगे वो भी डेसिडुअस नेचर का ट्रीज होगा, है ना। वो जब सूखा ज्यादा पड़ेगा, ड्राई सीजन होगा, तो उसके जो लीव्स हैं उसको वो शेड कर देगा, है ना, डेसिडुअस नेचर का फॉरेस्ट हो जाएगा। प्लस इससे थोड़ा और आगे बढ़ो, तो अब क्या मॉइस्चर कंटेंट और कम हुआ कि नहीं, है ना, मॉइस्चर कंटेंट और कम हो गया, तो क्या ये डेजर्ट्स बनेगा कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, है ना, तो ऐसे कैक्टस के कुछ प्लांट्स, है ना, ट्रीज ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, इक्का दुक्का घास कहीं कहीं पे पैचेज में दिखेंगे। तो नाउ इट विल बी द डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होगा बेसिकली, तो जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है, एनुअल एवरेज रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, याद कर लो, 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जो है रेनफॉल, 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है तो डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, समझ में गया। तो आप एक पॉइंट नोटिस करो कि क्या जो वेजिटेशन है, जैसे कि क्या आपको यहाँ पे जो है ए वाले रीजन में आपको कैक्टस दिखेगा क्या, अब जबरदस्ती जाके रख दोगे तो अलग बात, लेकिन नेचुरली उसको होना चाहिए क्या, तो नहीं होगा, है ना। अब जैसे घर में हमारे कैक्टस होता है ना, मेरा मेरा क्या है कि घर में थोड़ा सा मुझे प्लांटेशन का ऐसा हॉबी है, बहुत ज्यादा गमलों में रखे हुए हैं। तो जब पानी सुबह में देते हैं ना, तो कैक्टस का भी 3-4 गमला है, उसको भी पानी पिला देते हैं सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि देखे कि अगर उसके अंदर ये फील होता है कि बगल वाले को पानी दिया हमको नहीं दिया, तो चलो थोड़ा सा दे देते हैं, है ना, होता है ना। जो ये चीज नोटिस करोगे ना, मतलब कि पता है कि इसको नहीं भी देंगे तो बेचारा एकदम हंसते मुस्कुराते रहेगा, लेकिन क्योंकि इसको ये बुरा ना लग रहा है, भाई बगल वाले को पानी पिला रहा है हमको कुछ नहीं पूछ रहा है, तो दो एक मतलब आधा मग पानी इसको दे देते हैं ना। तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको अगर महीने में या फिर सप्ताह में एक आध दिन भी बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे तब भी वो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन वो है कि चलो हैबिट है तो चलो डाल दे, वही चीज है। तो पानी के हिसाब से जो अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका वेजिटेशन चेंज हो जाएगा। दिस इज योर एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन दिस इज योर ग्रासलैंड्स, जहाँ पे ग्रास, और ग्रास ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ घास होता है कि दूर छोटा छोटा घास, नहीं नहीं, मतलब इसका जो लेंथ होता है ना वो आप देखो 5 फुट 6 फुट का घास होता है ना। तो जैसे आप डिस्कवरी ये सब देखते होगे तो उसमें देखता होगा ना कि कैसे टाइगर्स और लायंस जो है छुप करके शिकार करता है, घास के पीछे बैठा रहता है, तो उस लेवल का हाइट घास होता है ना। तो ये ग्रासलैंड हो जाएगा, बाद में है सो डेजर्ट आ जाएगा जहाँ पे रेनफॉल और भी स्कैंटी रेनफॉल है। तो आप ये कह सकते हो कि ग्रासलैंड्स आर द ट्रांजिशन जोन्स बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट बायोम, समझ में गया। ठीक है, जो ग्रासलैंड्स है, इट इज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ए डेजर्ट बायो। ठीक है, अब ग्रासलैंड्स के भी कई सारे टाइप्स, बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, है ना। तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे यहाँ से, है ना। तो कल हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट जो है सो कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, उससे क्या सब फीचर्स हैं, एक बार स्लाइड देख लो, है ना, कल का क्लास का स्लाइड्स देख लो ताकि आपको भी आइडिया रहे कि कल जो है सो आना है कि नहीं आना है। बहुत लोग है ना इसलिए भाग जाता है। ठीक है, देख लो कल का क्लास क्या है। हाँ ना, डिफरेंट क्लाइमेट्रिक रीजन रीजन्स है ना, ये से भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा मॉनसून क्लाइमेट है। ठीक है, तीसरा आपको सवाना क्लाइमेट है। सवाना क्लाइमेट बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्लाइमेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के क्या टाइप्स होते हैं ना, इसको हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, कैंपोस है, लानोस है, डेजर्ट क्लाइमेट कहाँ पे होता है, कैसे बनता है, क्या सा रीजन है, इसको डिस्कस कर देंगे, है ना। स्टीपी क्लाइमेट्स, ग्रासलैंड्स बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड्स स्टीपीज होता है। ठीक है, वीट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे देखो ये, है ना, आप देखो यहाँ पे, है ना, वेस्टर्न स्टेपीज जो है ना, कितना लोग है सो इस चीज से अवेयर हो
कि रशियन और यूक्रेन जो है सो वॉर चल रहा है पिछले, है ना, कई साल, मतलब कई साल नहीं, लास्ट एक दो साल से। तो इसके वजह से जो स्टेपीज है, स्टेपीज जो स्टेपीज का रीजन है, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर बेल्ट है, बहुत ज्यादा वीट का कल्टीवेशन और भी कई सारे एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे होता है, वो डिस्टर्ब हो गया है, डिसरप्ट हो गया है। तो उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो है सो डिसरप्ट है, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है सो कॉज करता है। तो आपके ग्रासलैंड जो है ना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे ही ग्रासलैंड्स पे जो है आप एग्रीकल्चर करते हो, है ना, वीट का, मेज का, है ना, ये सब कल्टीवेशन करते हो। तो रसिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ये सब जो है काफी जो है डिस्टर्ब हुआ है ना। और इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाइए, है ना। तो इंडिया का अपना भी एक ऑब्लिगेशन है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो नया सेंसस आएगा तो पता नहीं 1.6 1.7 बिलियन हो सकता है। तो हमारा फूड सिक्योरिटी एक एक्ट है हमारे देश में, है ना, जिसमें जो भी बीपीएल लोग हैं उनको जो है आप अन्न प्रोवाइड करते हो, हमारा ऑब्लिगेशन है। तो इंडिया का ये स्टैंड रहता है कि भाई हम ठीक है, अगर हम बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे बट हमारे डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल होने के बाद, है ना। तो ये सब बहुत इम्पैक्ट, मतलब जो है सभी चीज इंटर रिलेटेड है, कहीं पे भी वॉर होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन जो है सो हैम्पर होगा उसकी वजह से, है ना। और उसकी वजह से बाकी जो कंट्रीज हैं, कहीं पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, कहीं पे फूड डेफिसिट देखने को मिलेगा, कहीं पे कुछ, है ना। तो वो सब चीज सभी इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। मेडिटेरियन क्लाइमेट बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। फिर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना। तो बाकी टाइगा है, टुंड्रा है, कोल्ड क्लाइमेट्स है ना, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, ऑनलाइन बच्चे जितने भी हैं कल फिर मिलते हैं क्लास में, है ना। क्लास को एंड कर रहे हैं।